अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, ये रमज़ान का पहला सेशन है। आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद। और आज के दिन पहला सेशन आपने दो इनवाइटेड गेस्ट को सुना। पहले गेस्ट थे पद्मश्री प्रोफेसर M.A. वहीद साहब और दूसरे गेस्ट थे डॉक्टर अकबर कौसर, बड़े हकीम के नाम से जुड़े थे। सबको इस जो डिफरेंट स्पीकर्स है उनको इससे जोड़ने का एक वाहिद मकसद है कि जितने भी ब्रांचिंग है, जितने भी आपको यूनानी के स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी इनकी पॉसिबिलिटीज है आपको जहां भी कनेक्ट हो पाने के बाद पोस्ट कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, वो आपके सामने रूबरू हो जाएं। और उसी कोशिश में आज जो लेक्चर है, उस लेक्चर में जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है, इस पे एक लेक्चर हुआ था डॉक्टर निजामुद्दीन साहब का, जो आपके टीचर होंगे सेकंड प्रॉफ में डिपार्टमेंट में इल्मुल अदविया में, जिसको फार्माकोलॉजी बोलते हैं। आज उसका एक सेकंड लेक्चर है बेसिक लाइफ सपोर्ट पे। आप ही के कॉलेज के टीचर हैं डॉक्टर रजी अहमद साहब, जो डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी में भी HOD भी हैं उसके, और उसी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हैं। आपने MD किया है मौलियात डिपार्टमेंट में मेडिसिन में, और 2019 से आप इस कॉलेज से जुड़े हैं और आपका 6-7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। बेसिक लाइफ सपोर्ट बहुत ज़रूरत है एक डॉक्टर की ज़िंदगी में। आप किसी भी पैथी से हैं, लेकिन अगर आप कहीं भी इमरजेंसी आती है भी है कि बेसिक लाइफ के जो टूल्स हैं जिसकी वजह से आप किसी को इमरजेंसी से निकाल के उसको सेव कर सकते हैं या हॉस्पिटल पहुंचाने के लाइक उनको बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी से आपको करिकुलम में CCIM ने इसलिए जोड़ा है कि आप प्रोफेशनल मेडिसिन में प्रोफेशनल कोर्स में आ रहे हैं, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आप जब एक कोर्स कर रहे हैं तो आपसे आसपास के लोग और आपके जानने वाले एक्सपेक्टेशन रखते हैं इस तरह की कोई इमरजेंसी आए तो आप उससे निकाल ले जाएं। आपको कोई सामने अभी डॉक्टर रजी साहब होंगे, आप बहुत कीनली अपने माइक्रोफोन को म्यूट मोड पे डाल के सुने, और 1-2 घंटे का वक्फा है, 4 बजे तक डॉक्टर रजी रहेंगे। 4 से 5 डॉक्टर वसीउर रहमान जो IRS हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर है मुंबई में, उन्होंने भी BMS किया है, MD किया अलीगढ़ से, और उसके बाद वो आपसे जुड़ेंगे इंशाल्लाह, उनसे भी आप क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल बेसिक लाइफ सपोर्ट पे डॉक्टर रजी आपसे रूबरू होंगे, और आप उसके बाद आखिर में कोई सवाल आप सर से पूछ सकते हैं, आप पूछिएगा। डॉक्टर रजी, स्पेस इज योर्स। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट पे आप लोगों का एक लेक्चर हो चुका है और बहुत सारा कुछ आप लोगों को इसमें पता होगा, लेकिन फिर भी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड मैं एक आज पूरा 2 घंटे में आप लोगों को कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली BLS होता क्या है और उसमें कैसे क्या करना है, इस चीज को सिखा सकूं, इसकी मैं कोशिश करूंगा। केयरफुली सुने और समझें। तो सबसे पहली चीज, बेसिक लाइफ सपोर्ट है क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है, और किस तरह से इसे क्या किया जाता है, और इसमें क्या क्या प्रिकॉशन या फिर क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले बेसिक लाइफ सपोर्ट होता क्या, डिफाइन द बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट एक्चुअली एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए किसी ऐसी कंडीशन जिसमें अगर मरीज को कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, हार्ट अचानक से काम करना बंद कर दिया हो, चाहे वो उसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन हार्ट काम करना बंद कर दिया हो, तो इस तरीके से हम मरीज के सर्वाइवल को बढ़ा सकते हैं, मरीज की जिंदगी को लौटा सकते हैं। इसके लिए अगर आप जो रिसेंट डेटा या फिर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या फिर अमेरिकन क्रिटिकल केयर एसोसिएशन या फिर WHO का जो गाइडलाइन है, उसमें आप पाएंगे कि एटलीस्ट फैमिली में एक मेंबर को तो BLS आना ही चाहिए। BLS आने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मेडिकोज हो, जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे जो है इस पे हो। आप
सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करेंगे, चीजों को देखेंगे, तो इजिली समझ जाएंगे कि BLS कोई भी एक इलिटरेट पर्सन, कोई भी एडल्ट जिनका अगर पैर भी सही से काम नहीं कर रहा, सिर्फ हाथ काम कर रहा है, तो भी कोई जो है भी अंजाम दे सकता है। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में अगर हम बात करें, बेसिक लाइफ सपोर्ट में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज होती है अर्ली असेसमेंट। सबसे पहली चीज होती है अर्ली असेसमेंट। दूसरी चीज होती है आपको अर्ली कार्डियक कंप्रेशन या हार्ट कंप्रेशन या चेस्ट कंप्रेशन। एंड तीसरी चीज होती है इफ नीडेड अर्ली डिफिब्रिलेशन। इफ नीडेड अर्ली डिफिब्रिलेशन। अब अगर हम बात करेंगे कि BLS के डिफिनेशन वाइज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। BLS का डिफिनेशन वाइज के डिफिनेशन क्या कहता है? डिफिनेशन कहता है कि सडन कार्डियक अरेस्ट लीडिंग काउज हो गया है डेथ का, और जो कि कार्डियक फंक्शन को बंद हो जाना, उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट तक अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिले तो ब्रेन डेथ भी हो जाएगा। चूंकि कार्डियक फंक्शन बंद हो गया है तो ब्रेन डेथ होने के, चूंकि ब्रेन को सप्लाई नहीं जाएगा, और ब्रेन को सप्लाई नहीं जाएगा तो वैसी सूरत में ब्रेन भी डेथ हो जाएगा। हार्ट तो डेथ ऑलरेडी अरेस्ट में चला गया है और उसको रिवाइव नहीं करेंगे तो वो तो डेथ में होगा, साथ में ब्रेन भी डेथ हो जाएगा, यानी मरीज का मौत पक्का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अगर EMS पर्सन यानी इमरजेंसी मेडिकल सर्विस वाला पर्सन, या फिर जो BLS जानता हो, वो पर्सन उस मरीज को, उस पर्सन को, उस विक्टिम को 6 से 8 मिनट या इवन 10 मिनट के अंदर उसको अटेंड कर देता है, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल या रिवाइवल का, ये मरीज की जिंदगी के, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चांसेस ऑफ सर्वाइवल या रिवाइवल उस मरीज के बढ़ जाते हैं अगर कोई मरीज सडन कोलैप्स हुआ हो कार्डियक अरेस्ट की वजह से, और 10 मिनट के अंदर उसको EMS पर्सन या फिर BLS ट्रेन्ड पर्सन मिल जाता है, तो काफी रिवाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए BLS को का इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर तनवीर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। चूंकि BLS का जो मेन कंपोनेंट है वो है CPR। चूंकि BLS का जो मेन कंपोनेंट है वो है CPR, यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, यानी हार्ट और लंग्स को दोबारा से हम एक्टिवेट करते हैं, दोबारा से उसको काम के लायक बनाते हैं, ताकि हमारे ब्रेन को, हार्ट को और जो भी मेजर ऑर्गन है उसको ऑक्सीजन मिल सके और चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ सके। तो कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन में जब हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो जिस तरह से हमारा हार्ट काम करना बंद कर दिया है, तो ब्लड कहीं भी नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, लंग्स हो, ब्रेन हो, ये जो हमारे मेजर ऑर्गन है, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इसकी वजह से बढ़ जाते हैं जब हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। फिर चेस्ट कंप्रेशन के बाद हम ऑक्सीजनेशन करते हैं, जो कि ब्रीदिंग देते हैं। वो कैसे देते हैं वो आगे हम बताएंगे। तो इसके लिए अगर प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्टेड तरीके से CPR दिया जाए या CPR किया जाए, एक पर्सन जो कार्डियक अरेस्ट में गया है, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो, तो मरीज रिवाइव भी करेगा, उसके वाइटल ऑर्गन डेथ होने से, नेक्रोज होने से बच भी जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अगर हम एग्जैक्टली BLS किसे कहते हैं उसको जो है हम उसकी बारे में बात करें, तो BLS कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर
जो पब्लिक सेफ्टी के लिए काम करता है प्रोफेशनली तौर पे, और रिस्पायरेटरी और कार्डियक अरेस्ट में, रिस्पायरेटरी और कार्डियक अरेस्ट में, और इवन के एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, सांस की नली के ऑब्स्ट्रक्शन को स्किलफुल तरीके से मैनेज करता है, ट्रीट करता है, उस पूरे सिस्टम को हम BLS कहते हैं। BLS ये एक साइकोलॉजिकल मोटर स्किल है जो हाई क्वालिटी कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन में यूज करना पड़ता है। साइकोलॉजिकल मोटर, साइको मोटर क्यों कहा गया, साइकोलॉजिकल मोटर क्यों कहा गया इसको? इसलिए कि जब कभी भी इमरजेंसी होती है तो वैसी सूरत में अच्छे लोग जल्दी प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पाते हैं, और मोटर इसलिए कि उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। इसलिए ये साइकोमोटर रिस्पॉन्स है स्किलफुल पर्सन हाई क्वालिटी CPR देने के लिए, और इसके बाद फिर AED का यूज करने के लिए, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन को एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए अलग अलग एज में किस तरह का मैनुअल किया जाता है, किस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, उसके स्किलफुल होना चाहिए। उसे ही BLS ट्रेनर या BLS ट्रेंड कहते हैं, और वो अपने काम को अंजाम देता है अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर सबसे पहले हम बात करें रिस्पायरेटरी अरेस्ट, रिस्पायरेटरी अरेस्ट किसको कहेंगे? रिस्पायरेटरी अरेस्ट कहेंगे जब कभी भी पेशेंट इज नॉट ब्रीदिंग, किसी भी वजह से अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? आ रही सर। ओके, तो नतीजे में क्या होगा, जैसे ही सांस नहीं लेगा तो हर एक ब्रीथ टाइम, यानी जो 5 से 6 सेकंड मैक्सिमम में ब्रीथ टाइम होता है एक ब्रीथ का, जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है, जो कि हमारा टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, वो ऑक्सीजन हम नहीं लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता जाता है। और जितना Sir, our audio is not visible. सर नहीं आ रही है आवाज। सो आ गया नेटवर्क? शुक्रिया आ गया नेटवर्क, आ गया। ओके, तो वो सारे वाइटल्स ऑर्गन नेक्रोज होने के, डेथ होने के कगार पे पहुंच जाएंगे। इवन के अप टू द 10 मिनट में ब्रेन डेथ हो जाता है। 3 मिनट से लेकर के 10 मिनट के अंदर में 3 मिनट लगातार ऑक्सीजन नहीं मिला तो इस्चेमिया शुरू हो जाएगा, और 10 मिनट तक में कंप्लीट ब्रेन डेथ हो जाएगा। तो रिस्पायरेटरी अरेस्ट भी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पार्ट विच काउज कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक डिसफंक्शन। इसलिए रिस्पायरेटरी अरेस्ट को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और जब कभी भी रिस्पायरेटरी अरेस्ट होता है, अदर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पल्स है लेकिन रिस्पायरेशन नहीं है, यानी हार्ट काम कर रहा है, मरीज का कॉन्शियसनेस लेवल है, मरीज होश में है लेकिन अल्टर्ड सेंसोरियम में, यानी कंफ्यूज टाइप का हो रहा है, वैसी सूरत में मेन हमारा काम क्या हो जाएगा, एक BLS ट्रेन्ड पर्सन का
कि उसको सिर्फ ऑक्सीजनेट करे, ना कि कार्डियक या चेस्ट कंप्रेशन दे, उसको सिर्फ ऑक्सीजनेट करे ताकि उसको उसका जो है ये लंग्स वेंटिलेट हो सके। और लंग्स वेंटिलेट होगा तो हार्ट के जरिए पूरा, चूंकि हार्ट काम कर रहा है तो हार्ट के जरिए ब्लड, पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को मिलेगी, मेन वाइटल्स ऑर्गन को मिलेंगे। तो इसलिए हमें रिस्पिरेटरी अरेस्ट भी वन ऑफ द काउज होता है कार्डियक अरेस्ट का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड द इंपॉर्टेंट वन, जिसमें हमें ओवरऑल सीपीआर करने की जरूरत पड़ती है, दैट इज द कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट उस कंडीशन को कहते हैं जब कभी भी सडन आप देखेंगे कि एक पर्सन है और कुछ भी कर रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो सकता है, वो घर में हो सकता है, वो कहीं वॉक कर रहा हो सकता है, वो कहीं ऐसे ही बैठ के बातें कर रहा हो सकता है, अचानक से गिरता है, बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। ये कंडीशन मोस्ट ऑफ द टाइम कार्डियक अरेस्ट होता है। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये कार्डियक अरेस्ट है? 3 चीजें हमें देखनी है। पहली, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है क्या, यानी पेशेंट बेहोश हो गया क्या? पेशेंट से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंट को हम टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पेशेंट हमारा अनरिस्पॉन्सिव है क्या? अगर पेशेंट हमारा अनरिस्पॉन्सिव है तो फिर हम देखते हैं कि पेशेंट का पल्स मिल रहा है क्या। पल्स हमेशा ध्यान में रखने का, सेंट्रल पल्स और वो भी स्पेशली कैरोटिड पल्स, कैरोटिड पल्स चेक करने का। ऐसे पर्सन में अगर वो कॉन्शियस नहीं है, अनरिस्पॉन्सिव हो गया है, तो कैरोटिड पल्स चेक करने का। आगे बताऊंगा कहाँ पे कैरोटिड होता है, कैसे चेक करना है, वो सारी बातें, कितना देर तक चेक करना है, वो सारी बातें आगे बताऊंगा। कैरोटिड पल्स चेक करने का, कैरोटिड पल्स मिलता है वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलता है, सीधे चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने का। उससे पहले की भी कुछ कंपोनेंट्स है, वो भी बताऊंगा आगे। और चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने के साथ साथ उसका ब्रीथिंग को एसेस करने का है। अगर आप एलोन है तो पहले 30 टाइम चेस्ट कंप्रेशन दीजिए, उसके बाद ब्रीथिंग एसेस कीजिए। अगर आप 2 लोग हैं तो आप चेस्ट कंप्रेशन देते रहिए और सेकंड पर्सन को बोलिए कि वो ब्रीथिंग एसेस करे। ब्रीथिंग एसेस करने के लिए कुछ मेथड्स है, उस मेथड को हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे थोड़ी बहुत आप लोग को पता भी होगी कि वो मेथड कहलाता है लुक लिसन फील, जिसमें हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके लुक लिसन फील करते हैं। आगे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरह से तो अगर ये कंडीशन है, पेशेंट इज नॉट ब्रीदिंग, इफ पेशेंट इज नॉट ब्रीदिंग, इफ पेशेंट इज no pulse, patient have no pulse, also if patient is unresponsive, also if patient is unresponsive, so it is the cardiac arrest. This is the cardiac arrest, or cardiac arrest is the one of the most common life threatening situation, जहां पे आपके हार्ट का मैकेनिकल फंक्शन, इलेक्ट्रिकल फंक्शन और हाइड्रोफिलिक फंक्शन, हमारे हार्ट में 3 तरह के फंक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिकल फंक्शन, मैकेनिकल फंक्शन और हाइड्रोफिलिक फंक्शन। ये तीनों तरह के फंक्शन एब्सेंट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, हार्ट माल फंक्शन हो जाता है और कंप्लीट तौर पे डिसकाइनेटिक हो जाता है, कोई ब्लड को सर्कुलेट नहीं कर पाता है, बिल्कुल डेथ पड़ जाता है, एक तरह से समझिए हार्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसके काउज क्या क्या हो सकते हैं? उसके काउज क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले अगर कार्डियक काउज में देखें तो मायोकार्डियल इंफेक्शन, जिसको हम आम लैंग्वेज में हार्ट अटैक कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है जिससे हार्ट खुद ऑक्सीजनेट होता है, उसमें क्लॉट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें उसके आगे की ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, वो हार्ट मसल नेक्रोज्ड हो जाता है, उसके आसपास के हार्ट मसल नेक्रोज्ड हो जाते हैं। नतीजे में
ये होता है। सेकंड होते हैं हार्ट फेल्योर। जब कभी भी हार्ट का हाइड्रोफिलिक एक्शन, जब कभी भी हार्ट का हाइड्रोफिलिक एक्शन जो हमारा राइट एट्रियम में आता है, ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड जाने का काम करता है। तो जो हार्ट का सर्कुलेशन है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम टू द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो वो जो जाने का प्रोसेस है उसमें कमी आ जाए या बंद हो जाए, ब्लड बाहर नहीं निकल पाए, अंदर का बाहर का ब्लड अंदर नहीं आ पाए, अंदर का ब्लड बाहर नहीं जा पाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। तो पहला क्या हो गया? मैकेनिकल फंक्शन। दूसरा क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक फंक्शन। तीसरा क्या है? डिसरिदमिया यानी इलेक्ट्रिकल फंक्शन। जब कभी भी इलेक्ट्रिकल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए, ऐसे नोड काम नहीं कर रहा हो, या एवी नोड काम नहीं कर रहा हो, या एक्स्ट्रा जनरेशन हो रहा हो, या इन दो ये सब मिलके एक साथ काम नहीं कर रहा हो, सिंक्रोनाइज नहीं हो, हेलो सर ऑडिबल सर। ओके। सो तो ये अपने जो मोबाइल कनेक्ट है ना उससे जोड़ लीजिए डेस्कटॉप को, ये बार बार वो स्पीड नहीं चल पाता, वो स्पीड नहीं चल पाता इसीलिए। तो इस कंडीशन को हम, ये सारी कंडीशन लीड करती है क्या? लीड करती है कार्डियक अरेस्ट को। इसके अलावा वन मोर कंडीशन है कार्डियक टेम्पोनेट। जब कार्डियक टेम्पोनेट उस कंडीशन को कहते हैं जब मैसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड अकुमुलेट हो जाता है हमारा पेरिकार्डियम में। पेरिकार्डियम कहते हैं हार्ट को कवर करने वाली झिल्ली। तो जिसकी वजह से हार्ट की फंक्शन, जो उसकी मैकेनिकल फंक्शन है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो कंप्रेस हो जाती है, उस पर प्रेशर पड़ जाता है, वो ना ही सिस्टोल सही से हो पाता है, ना ही डायस्टोल सही से हो पाता है। तो इस कंडीशन को कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं। ये भी हमारा लीड करता है कार्डियक अरेस्ट को। तो ये सारे के सारे काउज हो गए हमारे कार्डियक काउज। इसके अलावा पल्मोनरी काउज भी होते हैं कार्डियक अरेस्ट के। वो क्या होते हैं? रिस्पिरेटरी फेलियर, पहले डिस्कस कर चुका हूँ। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा ARDS जो अभी जैसे कोविड चल रहा है, कोविड भी एक तरह का ARDS है, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके अलावा न्यूमोथोरैक्स, स्पेशली टेंशन न्यूमोथोरैक्स और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। डॉक्टर तनवीर, उसको म्यूट कर दीजिए आप अपने यहाँ इसको। सो तो ये जो है ARDS काउज करता है, और ये ARDS आपको काउज करेगा क्योंकि एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में आप लोग कोविड के बारे में जानते होंगे कि हाइपोक्सिया काउज करे। यही हाइपोक्सिया कुछ लंबे टाइम चला जाता है तो कार्डियक अरेस्ट लीड करता है और मरीज मर जाता है। तो ARDS, न्यूमोथोरैक्स में जो है वो स्पेशली स्पॉन्टेनियस एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ये दोनों काउज करता है इसको कार्डियक अरेस्ट को। वो इसलिए कि जब कभी भी न्यूमोथोरैक्स कहते हैं किसको है? अकुमुलेशन ऑफ द एयर इन प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में जब एयर भर जाएगा तो लंग्स का एक्सपेंशन कम हो जाएगा। लंग्स का एक्सपेंशन कम होगा तो मरीज सांस कम ले पाएगा। मरीज सांस कम लेगा तो और भी ऑक्सीजन की कमी होगी, फिर हाइपोक्सिया होगा और वो लीड करेगा कार्डियक अरेस्ट को।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो पल्मोनरी इम्बोलाइस या पल्मोनरी इम्बोलाई बोलिए या फिर पल्मोनरी थर्मो इम्बोलाई बोलिए, पल्मोनरी इम्बोलस बोलिए, पल्मोनरी इंफाक्शन बोलिए, ये सारी की सारी कंडीशन भी वापस से हाइपोक्सिया लीड करती है और हाइपोक्सिया लीड करता है कार्डियक अरेस्ट को। ये हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी काउज बनते हैं आपके हाइपरकलेमिया को। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में दो चीजें मेनली काउज करते हैं, एक हाइपरकलेमिया है तो कार्डियक अरेस्ट होगा, दूसरा हाइपर या हाइपोकैल्सीमिया है तो भी कार्डियक अरेस्ट होगा। वो आप जब एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में तो आपको पता चलेगा कि कैसे हाइपरकलेमिया की वजह से कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है या फिर कैसे हाइपर हाइपोकैल्सीमिया की वजह से कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, वो आपको लेटर स्टेज में जानने को मिलेगा। वहीं कुछ ऐसे प्रोसीजर भी है जिसकी वजह से हमें कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे परक्यूटेनियस एट्रियल कैथेटराइजेशन, परक्यूटेनियस एट्रियल कैथेटराइजेशन जैसे कि पेसमेकर लगाने के दौरान, पेसमेकर लगाने के दौरान ये हाइपरकलेमिया हो गया, एक्सेस ऑफ पोटासियम, कैल्सीमिया हो गया हाइपर और हाइपो यानी एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। ओके, तो कार्डियक कैथेटराइजेशन जिसमें हम सीएजी यानी कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसे करते हैं तो उसकी वजह से, या फिर जब कार्डियक सर्जरी वगैरह कर रहे हैं, रिस्पिरेटरी सर्जरी कर रहे हैं, उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट में जाने के, इवन एनेस्थेसिया की वजह से कार्डियक अरेस्ट में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एब्डोमिनल सर्जरी हो रही है कोई मेजर और जिसकी वजह से इम्बोलस डेवलप हो गया और इम्बोलस काउज कर दिया आपको, तो सेप्सिस बन गया, सेप्सिस काउज कर दिया इसको कार्डियक अरेस्ट को। तो ये प्रोसीजर भी होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी तरह की ड्रग्स है जो ड्रग्स टॉक्सिसिटी की वजह से भी होती है, जैसे कि अभी कोविड चल रहा है और कोविड में आप लोगों ने सुना होगा इवन डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया को धमकी देने लगा था कि हमको HCQ दो, यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दो। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक ऐसी ड्रग है जो वन ऑफ द मोस्ट कार्डियक टॉक्सिक ड्रग है, QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग करता है जो कि आप ECG में पढ़ेंगे और ये कार्डियक अरेस्ट के चांसेस पैदा करते हैं। उसी तरह बहुत सारी टाइप की एंटी एरिथमेटिक ड्रग है, इसके अलावा कार्डियक डिजिटलिस्ट है जैसे डाइगॉक्सिन और अदर ड्रग्स है जो कि कार्डियक टॉक्सिसिटी पैदा करती है, वो कार्डियक अरेस्ट को काउज करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसमें हम देखेंगे कि चेन ऑफ सर्वाइवल कैसे होता है। हमने देख लिया कि रिस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से क्या भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट की वजह से सबके काउज भी देख लिया। तो अब अगर हम BLS के जरिए CPR परफॉर्म करते हैं तो चेन ऑफ सर्वाइवल कितना है, चेन ऑफ सर्वाइवल कैसा है। तो चेन ऑफ सर्वाइवल में क्या है कि सबसे पहले जहां कहीं भी, इसीलिए कहा गया कि एवरी फैमिली में एक ना एक पर्सन को आना चाहिए CPR। इवन के जितना भी गार्ड है, अगर आप जो डेवलप कंट्रीज है वहां की विजिट करेंगे तो देखेंगे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल्स, इवन इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे इस पे तो है ही, लगभग एयरपोर्ट पे AED आपको मिलेगा, एक ट्रेन पर्सन अपॉइंटेड रहता है। लेकिन बड़े बड़े सेंटर में इसमें जाएंगे, कंट्री में जाएंगे, डेवलप कंट्री में जाएंगे तो वहां पे मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, इवन के रेस्टोरेंट, जो बड़े रेस्टोरेंट होते हैं उसमें, इन सब जगहों पे एक ट्रेंड BLS पर्सन और एक AED यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर रखा रहता है ताकि सडन किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो वैसी सूरत में उसको बचाया जा सके। तो चेन ऑफ सर्वाइवल कैसे होता है कि अगर हमने अर्ली रिकॉग्नाइजेशन कर लिया, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन कर लिया और हेल्प के लिए कॉल कर लिया, हेल्प के लिए कॉल कर लिया तो हम कार्डियक अरेस्ट से बचा सकते हैं। अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया
तो हम अर्ली सीपीआर स्टार्ट कर सकते हैं जल्दी में, और इस वजह से हम बाकी मेजर ऑर्गन को भी बचा लेंगे और हार्ट को भी बचा लेंगे। इसके बाद जैसे ही आपने सीपीआर स्टार्ट कर दिया, मतलब आपने हेल्प के लिए कॉल भी कर लिया, हेल्प के लिए कॉल भी कर लिया, तो आपके पास डिफिब्रिलेटर या एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, या फिर जो बड़े से हॉस्पिटल में मशीन होते हैं डिफिब्रिलेटर के, उसको आप इस तरह से समझिए। आप सब लोगों ने कुछ मूवीज देखी होंगी जिसमें मरने का सीन होता है हॉस्पिटल में। जब कभी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी सिचुएशन दिखाता है, मरने का सीन दिखाता है, या बहुत सारे सीरियल्स में भी, डेली सॉप सीरियल्स में भी दिखाता है, तो एक दो ऐसे हैंडल वाला पकड़ के सीने पे शॉक देते, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, उसी को, उस मशीन को हम डिफिब्रिलेटर के नाम से जानते हैं। और एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि कैरी करने वाला होता है, मोबाइल होता है, पोर्टेबल होता है, बिल्कुल एक हाथ में मुश्किल से 500 ग्राम का होता है, एक हाथ में कैरी किया जा सकता है, उसको एईडी कहते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये अमूमन पोर्टेबल होता है, इसलिए एयरपोर्ट, मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जहां पे जो भी पब्लिक गैदरिंग पैलेस है वहां पे रखा जाता है, ताकि जल्दी से इसको डिफिब्रिलेट किया जा सके। उसमें आपको खुद से कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैड लगाना है और बटन प्रेस करते जाना है। बाकी वो वर्बल कमांड देता है कि इसको शॉक देना है, नहीं देना है, इसको सीपीआर देना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है, ब्रीदिंग देना है, वो सब कुछ करता है। तो इसलिए अर्ली डिफिब्रिलेशन दे सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रीस्टार्ट हो जाएगा अपने नॉर्मल फंक्शन की तरफ, और फिर पोस्ट रिसक्सिटेशन एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की तरफ हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रीस्टोर हो जाए और मरीज वापस से पहले की तरह हो जाए। ये हमारा चेन ऑफ सर्वाइवल होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये जो है सीपीआर, तो सीपीआर में बेसिकली दो तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है रेस्क्यूअर जो बीएलएस ट्रेंड है, जो सीपीआर ट्रेंड है, और दूसरा होता है विक्टिम जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, चाहे वो उसकी काउज कुछ भी हो, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो, कार्डियक काउज हो, रिस्पिरेटरी काउज हो, ड्रग्स हो, टॉक्सिसिटी हो, कुछ भी हो। लेकिन एक होता है रेस्क्यूअर जो बचाता है उसको, दूसरा होता है विक्टिम। रेस्क्यूअर उसको कहते हैं जो परफॉर्म करेगा सीपीआर, जो मरीज को बचाने का काम करेगा, चेस्ट कंप्रेशन करेगा, ब्रीदिंग देगा, एईडी से उसको एसेस करेगा, उसको रेस्क्यूअर कहते हैं। वहीं अगर विक्टिम के बारे में बात करें तो विक्टिम उसको कहते हैं जो गिर पड़ा है, बेहोश हो गया है, जिसका कार्डियक एक्टिविटी नहीं है, या फिर जिसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, या जिसका रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है, उसको हम विक्टिम कहते हैं। तो दोनों को ये कहके दो तरह से होता है कि अनट्रेंड एलआर है, यानी सीपीआर सिर्फ दे सकता है, या फिर ट्रेंड एलआर है, वो सीपीआर के साथ साथ, यानी सीपीआर से मुराद ये है कि सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन दे सकता है, या फिर ब्रीथ का भी रेस्क्यू कर सकता है, सांसों का भी रेस्क्यू कर सकता है। और हाई क्वालिटी पर्सन है तो वो चेस्ट कंप्रेशन भी देगा, ब्रीदिंग भी रेस्क्यू करेगा, साथ में टीम वर्क को भी कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये तीन तरह से, एक अनट्रेन्ड पर्सन है तो वो सिर्फ चेस्ट सीपीआर दे सकता है, या फिर सिर्फ चेस्ट सीपीआर के साथ ब्रीदिंग दे सकता है। लेकिन एक ट्रेन्ड पर्सन चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीदिंग दोनों कर सकता है आसानी से। वहीं एक हाई क्वालिटी ट्रेन्ड पर्सन है तो वो क्या करेगा कि चेस्ट कंप्रेशन भी कर सकता है, रेस्क्यू ब्रीथ भी कर सकता है, कोऑर्डिनेट टीम वर्क भी कर सकता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर कोऑर्डिनेट टीम वर्क में क्या होगा? हाँ, कोऑर्डिनेट टीम वर्क में कोऑर्डिनेट टीम वर्क में वो मैं अभी आगे बता रहा हूं। अगर हम देखें तो
जैसा कि मैंने बताया था BLS के स्टार्टिंग में कि पेशेंट हमारा अनरिस्पॉन्सिव है, पेशेंट हमारा अनरिस्पॉन्सिव है, ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, पल्स नहीं है। वैसी सूरत में हम अगर सिंप्लीफाइड तौर पे BLS को एक्टिवेट करने की कोशिश करें, BLS स्टार्ट करने की कोशिश ओके। सो अगर आप ट्रेंड पर्सन है तो आप नॉन पर्सन है, जो विक्टिम है वो नॉन पर्सन है, तो आप उसके साथ नाम के साथ पूछ सकते हैं। जैसे मुझे एक नाम नजर आ रहा है यहाँ पे, अब्दुल रहमान, और ये सडन फेंट हो गया, सडन फेंट हुआ मेरे पास, देख रहे हैं कि वो बेहोश होकर गिर गया है। तो हम क्या पूछेंगे, अब्दुल रहमान आप ठीक हैं? अगर मैं उसका नाम जान रहा हूं, अगर नहीं जान रहा हूं तो हम क्या पूछेंगे, क्या आप ठीक हैं? अगर नहीं जान रहा हूं तो उसके बावजूद एक सिर्फ ऐसे पूछने से काम नहीं चल जाएगा। तो इसमें हम एक चीज और कहते हैं, मरीज के कंधे पे ऐसे टैप करते हैं, जैसे कि मेरे सामने ये फेंट पड़ा हुआ, तो मैं मरीज को ऐसे टैप करूंगा दोनों कंधे पे, इस तरह से कि क्या आप ठीक हैं। इसको हम हिंदी उर्दू में या फिर इंग्लिश में जैसे भी बात करना चाहे, इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे हे आर यू ओके, हे आर यू ओके। हिंदी में बोलेंगे क्या आप ठीक है, क्या अब्दुल रहमान ठीक हो तुम, क्या, इस तरह से हम पूछ सकते हैं टैप करते हुए, ताकि अगर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को हम 4 इस पे डिफाइन करते हैं। पहला होता है जो रिस्पॉन्सिव होता है, जो कॉन्शियस होता है, नॉर्मल होता है। दूसरा होता है कि कॉन्शियस विद द या रिस्पॉन्सिव विद द वर्बल कमांड, रिस्पॉन्सिव विद द वर्बल कमांड। जब आप उससे कुछ बोलेंगे वो ऐसे एकदम शांत पड़ा हुआ है, आपकी आसपास की एक्टिविटी से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप सब लोगों ने एसेस किया होगा कि जब कभी भी आप आंख बंद करके होश में रहते हैं, पड़े रहते हैं, कोई आपके आसपास से गुजरता है, इवन के लाइट जलती है, फैन चालू होता है, वो भी आपको एहसास हो जाता है। कोई आपके आसपास से गुजरता है तो वो आपको एहसास हो जाता है कि कोई तो है मेरे आसपास, कुछ कर रहा है, चल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, कुछ उठा रहा है, ये एहसास होता है। ठीक उसी तरह लाइट जला, लाइट बंद हुआ, आप आंख बंद है, आप इसमें, लेकिन एहसास होता है। लेकिन अगर आप का मेंटल स्टेटस डिक्रीज हो गया है तो वैसी सूरत में क्या होगा कि आप जब आपको ये चीज ये नहीं होगी, तो अलर्ट विद द वर्बल कमांड या रिस्पॉन्सिव विद द वर्बल कमांड होगा। इसीलिए वर्बल कमांड के लिए हम नाम से या फिर अगर नहीं जानते हैं तो उसको पूछते हैं मुंह से कि आप ठीक हैं। थर्ड थिंग जो होता है इसके फेज में वो होता है कि अलर्ट या रिस्पॉन्सिव विद द पेनफुल स्टिमुलाई। तो जैसे हम ये टैप करते हैं, पेनफुल स्टिमुलाई से मतलब ये भी होता है कि पिंच करना, चींटी काटना, लेकिन यहाँ पे चींटी नहीं काटना, यहाँ पे हम शोल्डर पे टैप करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आप ठीक हैं। अगर इस पे नहीं आता है तो मतलब वो अनरिस्पॉन्सिव है। तो ये 4 स्टेज हो गया, पहला रिस्पॉन्सिव, दूसरा रिस्पॉन्सिव विद द वर्बल कमांड, तीसरा रिस्पॉन्सिव विद द ये क्या नाम है आपको पेनफुल स्टिमुलाई, और चौथा अनरिस्पॉन्सिव। तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं कि पेशेंट हमारा रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। रिस्पॉन्सिव है, वेल एंड गुड। अनरिस्पॉन्सिव है तो हम कैरोटिड चेक करने से पहले क्या कहते हैं, इमरजेंसी के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। आपके आसपास में जो भी है उसको हेल्प के लिए बोलते हैं, कॉल फॉर हेल्प, एक्टिवेट इमरजेंसी।
कॉल फॉर हेल्प से मुराद क्या है कि आप किसी को फोन करके नहीं बुलाते हैं, आपके आसपास में जो भी है उसको आवाज देके कि प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। नाम जानते हैं नाम के जरिए कीजिए, नाम नहीं जानते हैं ऐसे ही सुनिए, आप हेल्प कीजिए, ये मरा जा रहा है, ये बेहोश हो गया, मेरी हेल्प कीजिए। जिस लैंग्वेज में, अगर वो एक ट्रेन्ड पर्सन है तो उसको साथ में हम बोल सकते हैं कि आप डिफिब्रिलेटर लेके आइए या फिर आप एईडी लेके आइए, तो इससे क्या होगा कि एक्टिवेट इमरजेंसी हो जाएगी। अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे अमेरिका कनाडा ये 2 जगह है, इमरजेंसी एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है 911 911 अगर आप डायल करेंगे तो अमेरिका और कनाडा में के इमरजेंसी नंबर पे, इसके लिए मोबाइल में नेटवर्क होना भी जरूरी नहीं है, आपके लिए बैलेंस होना भी जरूरी नहीं है, आप सीधे 911 कॉल करेंगे और वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के पास जाएगी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के पे जैसे ही जो है ये जाएगा मैसेज, वो उस मैसेज को 3 जगह ट्रांसफर करता है। एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी पुलिस, दूसरा फायर, तीसरा इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम। ये 3 जगह अब किसकी कहाँ जरूरत है वो पढ़ सकती है। एक बंदा बेहोश हो सकता है, एक बंदा अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है, कहीं पे आतंकवादी अटैक हो गया हो, कहीं पे आग लग गया हो, कहीं पे ब्लास्ट हुआ हो, कहीं पे कुछ हुआ हो, वैसी सूरत में। तो वैसी सूरत में अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इमरजेंसी रिस्पांस, अगर हम इंडिया में मेडिकल इमरजेंसी की बात करें तो 2010-11 तक जो था बहुत कम स्टेट ऐसे थे जिसमें इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम काम कर रहा था। आज लगभग सारे इंडिया में, अगर कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए तो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम काम करता है, लेकिन अमेरिका की तरफ तीनों जगह एक साथ कॉल नहीं जाता है। यहाँ एक ही जगह मेडिकल इमरजेंसी सिस्टम काम करता है और उसके लिए 2 नंबर है, 108 नेशनलाइज नंबर है और 102 आपका लोकलाइज नंबर है। कुछ स्टेट में 108 ऑल्सो ए लोकल स्टेट नंबर। तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, यानी सेकंड पर्सन जिसको आपने हेल्प के लिए लिया उससे आप कॉल करवा सकते हैं। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपने बोल दिया कॉल फॉर हेल्प या हेल्प के लिए हेल्प आपने मांग लिया, और जैसे ही पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है वैसे ही दूसरा आपने कैरोटिड सर्कुलेशन चेक करना है, और कैरोटिड सर्कुलेशन जैसे ही आपने चेक किया वहां से आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना है। अब वो आगे, और जैसे ही एईडी आता है रिदम चेक करना है, सॉकेबल है कि नहीं है, हर 2 मिनट पे चेक करना है, अप टू द मल्टीपल टाइम ऑफ डिफिब्रिलेशन जा सकते हैं। इवन के मैंने अभी तक एक पेशेंट में 41 टाइम डिफिब्रिलेट किया है और उसको बचाया है। एक पेशेंट को 41 टाइम डिफिब्रिलेट करके बचाया है। तो आप मल्टीपल टाइम, हाउ मेनी टाइम, जब तक आपका रिदम सॉकेबल बता रहा है तब तक आप शॉक दे सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड एडल्ट बीएलएस है। इसके बाद अगर हम 1 बाय 1 चीजों पे ये करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ बीएलएस की। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में कंपोनेंट ऑफ बीएलएस, जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड, जैसा कि मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया कि पुलिस को भी कॉल जाता है, फायर डिपार्टमेंट को भी कॉल जाता है और इमरजेंसी मेडिकल टीम को भी कॉल जाता है। तो इसमें हमारे जब कभी भी ब्लास्ट हुआ हो, आतंकवादी अटैक है, फायर हेवी बहुत बड़ा आग लग गया हो, ऐसा कोई सपोज करो कि कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ हो, ये सब वजह हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी है कि क्या वहां पे सपोज करो ट्रांसफार्मर जल गया, उसकी वजह से 11,000 44,000 वोल्ट का तार गिर गया, उसकी वजह से एक मास पॉपुलेशन
इफेक्ट हो गया, तो क्या आप तुरंत में वहां पे डायरेक्ट बिना सोचे हुए चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। कहीं पे ब्लास्ट हुआ है, क्या आप तो बिना सोचे समझे वहां पे चले जाएंगे? अर्थक्वेक में बहुत सारी बिल्डिंग अभी भी गिरने की कगार पे है, क्या आप अपनी सेफ्टी के बगैर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। आग लगा हुआ है, तो क्या आप अपनी सेफ्टी के बगैर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आई सेफ, फिर हम जिसको लेके जा रहे हैं यू सेफ, तब जाके हम विक्टिम को सेव करेंगे। तो इंश्योर योर एंड योर टीम सेफ्टी, इंश्योर योर एंड योर टीम सेफ्टी। देन जब आप आपकी टीम सेफ है, सेफ इन्वायरमेंट में है, आपको कोई खतरा नहीं है, तब जाकर के आप विक्टिम का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। विक्टिम आपका अनरिस्पॉन्सिव तो नहीं है। अगर अनरिस्पॉन्सिव है तो इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अगर इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम को एक्टिवेट करने के साथ साथ चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं, और चेस्ट कंप्रेशन के बाद फिर हम एयरवे को चेक करते हैं कि उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, और एयरवे उसको वेंटिलेट करते हैं। एयरवे ओपन करने के बाद वेंटिलेट करते हैं। जब ये चीजें हो जाती है तब तब तक डिफिब्रिलेटर अगर हमारे पास मौजूद है या आ गया है, तो वैसी सूरत में हम डिफिब्रिलेट की जरूरत है तो डिफिब्रिलेट भी करते हैं। जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं उसी को डिफिब्रिलेट करना कहते हैं। फिर वो भी अलग अलग कंपोनेंट्स है, अगर इसमें टाइम मिला तो हम उसको आगे बताएंगे। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे बीएलएस के। अब अगर हम आगे बढ़े बीएलएस के ऊपर, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टेप्स ऑफ बीएलएस। तो सेल्फ सेफ्टी करना है। पहला क्या था हमारा? इंश्योर सेफ्टी। सेल्फ सेफ्टी असेस करना है। कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से बहुत सा कांच वगैरह गिरा हुआ है, या फिर उस ऑयल लीकेज हो रहा है, ऑयल लीकेज की वजह से ब्लास्ट के चांसेस है। मैंने सारा कुछ बता दिया था, एक्सीडेंट बताया ही नहीं था। मैसिव ट्रेन एक्सीडेंट हो या फिर मैसिव रोड एक्सीडेंट हो, अक्सर एक्सप्रेस वे पे देखते हैं कि 40-40, 50-50, 100-100 गाड़ी एक लाइन से एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि इतना स्पीड में होता है, जब तक ब्रेक मारता तब तक एक्सीडेंट हो जाता है। तो वैसी सूरत में मास में अगर ट्रॉमा हुआ हो तो, और फिर वहां से ऑयल लीकेज शुरू हो जाती है, ऑयल लीकेज शुरू हो जाती है तो ब्लास्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ सेफ्टी करते हैं, फिर अपनी टीम की सेफ्टी करते हैं। उसके बाद पेशेंट को सेफली कहीं पे अगर स्टक किया हुआ पेशेंट, जैसे गाड़ी में स्टक किया हुआ है, एक्सीडेंट है, गाड़ी में स्टक किया हुआ है, कोई अर्थक्वेक हुआ, बिल्डिंग गिर गया, उस बिल्डिंग के अंदर स्टक किया हुआ है, कोई आग लग गया, उस आग में अंदर फंसा हुआ है, यानी वहां स्टक किया हुआ है, या फिर कोई ब्लास्ट हुआ, उसी ब्लास्ट वाले एरिया में कहीं पे स्टक कर गया, तो फिर पेशेंट को सेफली निकालने के लिए भी हम एडमिनिस्ट्रेशन और फायर डिपार्टमेंट का हेल्प ले सकते हैं। फिर उसके बाद मूवमेंट ऑफ ट्रॉमा विक्टिम, जब तक बहुत जरूरी नहीं हो, नेसेसरी नहीं है, तब तक मरीज को मूवमेंट कम से कम देते हैं, क्योंकि ट्रॉमा की वजह से सर्वाइकल इंजरी और स्पाइनल इंजरी होती है, जो कि पैराप्लेजिया यानी कि लोअर लिम्ब पैरालिसिस या फिर क्वाड्रिप्लेजिया, ये चारों हाथ पैर का पैरालिसिस हो सकता है। एक मूवी आई थी, आप लोगों ने शायद देखी होगी तो पता होगा, ऋतिक रोशन और इसकी थी ऐश्वर्या राय की, शायद मूवी का नाम ख्वाहिश था, जिसमें ऋतिक रोशन कोर्ट से ये प्रे करता है कि मुझे सुसाइड करने की परमिशन दी जाए, क्योंकि उसको एक्सीडेंट, वो एक बहुत अच्छा आरजे होता है और ट्रेवल के दौरान कार में उसकी एक्सीडेंट होती है, और जिसकी वजह से उसको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होता है, क्वाड्रिप्लेजिया हो जाता है। ये क्या नाम है, ऐश्वर्या राय उसकी नर्स के तौर पे काम किया उस मूवी में। क्वाड्रिप्लेजिया हो जाता है, चारों हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, तो वो सेल्फ सुसाइड की परमिशन गवर्नमेंट से और कोर्ट से मांगता है। तो
क्वाड्रिप्लेजिया ना हो, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी ना हो, उसके लिए, या सर्वाइकल ये है डैमेज हुआ है, तो उसमें आपको नहीं आवे सर्वाइकल ट्रॉमा कम से कम हो, इसके लिए कम से कम मरीज को मूव करते हैं, और कम से कम मरीज को मूव करके सर्वाइकल स्पाइन और स्पाइन इमोबिलाइजेशन करने के बाद ही उसको मूव करते हैं, तभी जाके मूव करते हैं, अदरवाइज मूव नहीं करते, क्योंकि एक चीज को जिंदगी बचाने के चक्कर में उसकी जिंदगी और जहन्नुम बना देंगे अगर क्वाड्रिप्लेजिया या पैराप्लेजिया हो गया तो। इसलिए ये ध्यान रखते हैं कि स्पाइनल इंजरी ना हो। अगर लंबर इंजरी हुआ है तो पैराप्लेजिया हो सकता है, अगर सर्वाइकल इंजरी हुआ है तो क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है। ओके, तो सेफ्टी इंश्योर करना है आपका, आपकी टीम का, आपके पेशेंट का। पेशेंट की सेफ्टी में बाहर तो निकालना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसको स्पाइनल इंजरी ना हो। अगर स्पाइनल इंजरी हो तो स्पाइन बेड के साथ सर्वाइकल इमोबिलाइजेशन के साथ ही बाहर निकालना है, बिना स्पाइन इमोबिलाइजेशन सर्वाइकल इमोबिलाइजेशन के बाहर नहीं निकालना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, थैंक यू। नो प्रीवियस। अब जब हमने मरीज के पास हम पहुंच गए, अपनी सेफ्टी देखने के बाद मरीज के पास हम पहुंच गए, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मरीज का रिस्पांस चेक करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि पिक्चर में कि मरीज के कंधे पे वो जो रेस्क्यूअर है, जो BLS पर्सन है, ट्रेन पर्सन है, वो उसके कंधे पे हाथ रखे हुआ है। टैप करते हुए नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि हाथ रखे हुआ है। तो टैप करना है बेसिकली, ताकि उसको पेनफुल स्टिमुलाई मिल सके। इस तरह से टैप करना है उसके कंधे पे और पूछना है आर यू ओके, या हे आर यू ओके, जोर से बोलना है। नीचे लिखा हुआ है कि टैप एंड साउंड, टैप करते हुए पूछना है, ठोकते हुए पूछना है, बोलना है कि आप ठीक है। यहाँ पे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप हिंदी में बोल सकते हैं, आप उर्दू में बोल सकते हैं, जिस लैंग्वेज में मरीज और रेस्क्यूअर के और पेशेंट के, विक्टिम के प्रीफरेबल लैंग्वेज जो है, उस लैंग्वेज में वो बोल सकते हैं कि क्या आप ठीक है, आर यू ओके, हे आर यू ओके। उसका नाम जान रहे हैं, बस मोहम्मद सादिक हुसैन, आर यू ओके। तो इस तरह से हम उसके नाम से उसको टैप करके, या फिर अगर नहीं जान रहे हैं तो उसको संबोधित करते हुए, उसको इंडिकेट करते हुए आर यू ओके पूछना है। कैसे? टैप करते हुआ मुंह से जोर से पूछना है। अगर क्लाइंट रिस्पॉन्ड करता है तो छोड़ दीजिए, मरीज रिस्पॉन्सिव है, छोड़ दीजिए और कॉल फॉर हेल्प कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा कोई वजह हो, कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा, उसको कोई भी वजह हो कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा, तो आप हेल्प के लिए कॉल खुद से कर सकते हैं। और कॉल करके जितना जल्दी होता है आप उतना जल्दी वापस आ सकते हैं। इवन कि आजकल का जमाना तो मोबाइल का है, पहले फोन पे कॉल करना पड़ता था, या फिर आप किसी को दौड़ के जाके आवाज लगा के बोलते थे कि आप फलाने नंबर पे कॉल कर दीजिए या फलानी जगह इन्फॉर्म कर दीजिए। सपोज कीजिए आप हॉस्पिटल सेटिंग में है और हॉस्पिटल में आप जो है इमरजेंसी में आप वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं और मरीज सडन कोलैप्स किया है, मरीज रिस्पॉन्सिव है, तो आप जाके बता सकते हैं रिसेप्शन पे या इमरजेंसी में कि हमारे पास एक पेशेंट ऐसा है, और एज अर्ली एज पॉसिबल आप रिटर्न होके बाकी काम में लग सकते हैं। और आप कॉल वहीं से करके इमरजेंसी में या रिसेप्शन पे बोल सकते हैं कि जब ये बताना है तो ये क्लियर बताना है कि कहाँ पे इमरजेंसी हुआ है, कहाँ पे वो मरीज अरेस्ट में या अनरिस्पॉन्सिव हुआ है वो बताना है, या क्या कंडीशन है वो बताना है। वार्ड में हुआ है, इमरजेंसी रूम में हुआ है, आईसीयू में हुआ है, रिकवरी रूम में हुआ है, ओटी में हुआ है, लेबर रूम में हुआ है, पेडियाट्रिक वार्ड में हुआ है, पेडियाट्रिक आईसीयू में हुआ है, नियोनेटल आईसीयू में हुआ है, कहाँ हुआ है
ये प्रॉपर तरीके से बताना है। ओके, तब जाके हम आके वापस से सीपीआई की तरफ सोचेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब आपने एक्टिवेट कर दिया ईएमएस, यानी हेल्प के लिए कॉल कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप सिंगल रेस्क्यूअर है तुरंत रिटर्न होना है विक्टिम के पास, स्टार्ट करना है सीपीआर। ईएमएस मींस इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम या सर्विस, इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम या सर्विस। तो अगर आप एलोन रेस्क्यूअर है, अकेले हैं, तो तुरंत रिटर्न होना है। रिटर्न होके आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना है, फॉलोड बाय डिफिब्रिलेशन करना है जब आपका डिफिब्रिलेटर मौजूद हो जाएगा। वहीं आप टू रेस्क्यूअर है, यानी दो आप पर्सन है जो कि सीपीआर को परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक आदमी तुरंत जो है, जैसे ही आपने रिस्पॉन्सिवनेस चेक किया है, वैसे ही एक आदमी सीपीआर की तरफ मूव कर जाइए, दूसरा आदमी एक्टिवेट ईएमएस करेगा और कॉल फॉर हेल्प करेगा। दूसरा आदमी क्या करेगा, एक्टिवेट ईएमएस एंड कॉल फॉर हेल्प करेगा। ये दोनों चीज करने के बाद ये वापस से आ जाएगा ब्रीदिंग के लिए। पहला आदमी चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है, पहला रेस्क्यूअर जो है वो चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देगा। आफ्टर दैट कैरोटिड चेकिंग, दूसरा रेस्क्यूअर कॉल फॉर हेल्प करेगा, एक्टिवेट ईएमएस करेगा, देन वो ब्रीदिंग पे चला आएगा। देन फिर जैसे ही वो एक्टिवेट आपने ईएमएस किया, तो एक्टिवेट ईएमएस करने के बाद आपको डिफिब्रिलेटर आ जाता है या एईडी आ जाता है, उससे आप डिफिब्रिलेट कर सकते हैं। अब एक्टिवेट ईएमएस करने के लिए क्या करना है, जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 108 और 102 इंडिया का नंबर है जिसपे आप इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का यूनिक कोड नंबर नहीं है जिससे आप तीनों जगह एक साथ इन्फॉर्म कर सके, यानी फायर, एडमिनिस्ट्रेशन और इमरजेंसी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल हेल्प मिल पाएगा। कि अगर आपको पुलिस का चाहिए तो 108 पे कॉल, 100 पे कॉल कीजिए। अगर आपको फायर का चाहिए तो 101 पे कॉल कीजिए। इस तरह से अलग अलग का है, वो आपको अलग अलग करना होगा। लेकिन अदर जगह जो डेवलप कंट्री है वहां पे यूनिक कोड है जिससे एक ही से तीनों जगह चला जाता है। हमारे पास एक्टिवेट ईएमएस करने के लिए 108 और 102 है। जब इस पे आप कॉल करेंगे तो वो नेचर एंड प्लेस को डिस्क्राइब करेंगे, नेचर एंड लोकेशन को डिस्क्राइब करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, कंडीशन ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट को भी डिफाइन करेंगे कि किस तरह का नेचर वहां पे है। इलेक्ट्रोकाउशन हुआ है, बहुत हाई एक्सटेंशन गिर गया है, कोई भूकंप आया है, कोई आपको एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां हैं या एक दो गाड़ियां हैं या जो भी है। इसके अलावा जो है अदर जो भी इमरजेंसी सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन होती है उसके बारे में बताना है, प्लस लोकेशन बताना है कि आप किस जगह से बात कर रहे हैं, किस जगह पे एग्जैक्टली ये हैपन हुआ है। आप हॉस्पिटल में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल में आप किस जगह पे हैं, आप वार्ड में हैं, जनरल वार्ड में हैं, प्राइवेट रूम नंबर क्या है, सेमी प्राइवेट में है तो सेमी प्राइवेट का रूम नंबर क्या है, या फिर आईसीयू में है, एनआईसीयू में है, पीआईसीयू में है, या फिर न्यूरो आईसीयू में है, मेडिकल आईसीयू में है, मेडिकल आईसीयू में है। ये सारी चीजों को हमें बताना पड़ता है। इसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट और कंडीशन ऑफ पेशेंट बताना पड़ता है कि मरीज का कंडीशन क्या है, वो अनरिस्पॉन्सिव है या फिर हेलो मेरी आवाज आप लोगों तक मिल रही है? तो नंबर ऑफ पेशेंट और कंडीशन ऑफ पेशेंट हमें बताना पड़ता है कि इतना नंबर ऑफ पेशेंट एक्सपेक्टेड है और इस तरह के पेशेंट एक्सपेक्ट है, इस तरह के पेशेंट हमारे पास हैं। तो उससे जो इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम या टीम है
सर्विस है वो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके आएगा। सपोज करो कि 10 आपके पास विक्टिम है, तो 10 के लिए उतना मैन पावर चाहिए, उतना एईडी चाहिए, उतना एयरवे चाहिए, एयरवे को सिक्योर करने के लिए चीजें चाहिए। तो ये सारी चीजें वो ये करके आएगा। फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा तो उतना एम्बुलेंस चाहिए। ये सारी चीजें हमें करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब असल आ जाती है कि सीपीआर। अब असल आ जाती है सीपीआर। तो पहले क्या था, 2010 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने गाइडलाइन को चेंज कर दिया। अप टू द 2010 था ABC, जो अक्सर आप लोग को सुनने को मिला होगा। A मीन्स एयरवे, B मीन्स ब्रीदिंग, C मीन्स सर्कुलेशन। लेकिन 2010 में इस बहुत सारे स्टडी के बाद, रिसर्च के बाद इस पैटर्न को चेंज करके CAB में कर दिया गया, यानी सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केस जो होता है वो कार्डियक अरेस्ट, चाहे वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो, चाहे वो रिस्पिरेटरी फेलियर की वजह से हो, चाहे वो ब्रीदिंग एब्सेंस की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से हम अगर कार्डियक को चालू कर देंगे पहले, तो जो बॉडी में रिमेन रेसिडुअल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर, वो तो हमारा यूज हो पाएगा, वो हमारा यूज हो जाएगा। इसीलिए हम चेस्ट कंप्रेशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखते हैं? कैरोटिड सर्कुलेशन। अगर पेशेंट हमारा अनरिस्पॉन्सिव है तो कैरोटिड पल्सेशन चेक करते हैं। अमूमन जो कार्डियक अरेस्ट का जो मेन रिदम होता है, एरिथमिया वाला जो कंडीशन होता है, उसमें VF और VT। VF कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर फ्लटर। VF कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर फ्लटर। वहीं VT या स्पेशली पल्सलेस VT, पल्सलेस VT कहते हैं जब कभी भी इतना ये तेज हो जाए, हार्ट रेट इतना तेज हो जाए, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो जाए कि वेंट्रिकल को डायस्टोल करने का, यानी कि फिल करने का टाइम ही ना मिले। नॉर्मली क्या होता है कि 0.3 सेकंड हमारा सिस्टोल होता है, 0.5 सेकंड हमारा डायस्टोल होता है। सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकल खाली होता है, डायस्टोल के दौरान हमारा फिल होता है। अब अगर इतना 0.5 सेकंड की जगह अगर उसको रेट इतना ज्यादा हो जाए, नॉर्मली 70 से 80 बार अगर हमारा हार्ट रेट है तो 0.8 सेकंड लगता है। अगर टोटल कार्डियक साइकिल होता है जिसमें से 0.3 सेकंड हमारा सिस्टोल का होता है, 0.5 सेकंड हमारा डायस्टोल का होता है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि 1/4 पे हार्ट ये टाइमिंग घट जाए, फिलिंग टाइम जो है हमारा घट जाए 1/4 पे, 0.5 सेकंड की जगह 0.125 सेकंड और उससे लेस हो जाए, तो क्या वेंट्रिकल फिल हो पाएगा? और जब वेंट्रिकल फिल नहीं हो पाएगा, यानी ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा नहीं होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा तो हम क्या ऑक्सीजन दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए पल्सलेस VT हो जाता है, चूंकि वॉल्यूम नहीं जा पाता है, वॉल्यूम लेस हो जाता है, सिर्फ हार्ट खाट 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 खाट। यहाँ पे इस तरह से हार्ट हमारा सिचुएटेड होता है। अगर देखेंगे इस तरह से सिचुएटेड होता है। ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारे हार्ट के जरिए सर्कुलेशन कर रही है पूरे बॉडी में। ब्लड जो है हमारा कंपोनेंट है जो कि कई सारी चीजों से मिलकर बना है, जिसमें RBC है, WBC है, प्लेटलेट है। तो इस तरह से हमारा सिचुएटेड होता है, इस तरह से हमारा चलता रहता है। तो एवरी 0.8 सेकंड में एक साइकिल होता है, जिसमें ये जो हमारा कंस्ट्रिक्ट हुआ ये सिस्टोल होता है, ये जो हमारा ये हुआ डायलेटेशन हुआ वो हमारा डायस्टोल होता है। ब्लड दे सकते हैं क्या? नहीं, ब्लड नहीं देना है, अभी उसकी जरूरत नहीं। पहले आप चीजों को समझिए। तो इस कंडीशन में हमें चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना पड़ता है। अगर मरीज हमारा
इसके साथ कार्डियक अरेस्ट के साथ अदर क्रिटिकल इनिशियल एलिमेंट इन्वॉल्व है तो जितना जल्दी चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करके डिफिब्रिलेशन स्टार्ट कर दे उतना बेहतर है। तो एबीसी सीक्वेंस का चेस्ट कंप्रेशन और डिले कर देता है हमारे इसको, जैसा कि बता रहा था। चूंकि सी फॉर सर्कुलेशन, हम सर्कुलेशन को चेक किए, डायरेक्ट चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दिए। पहले क्या था ए बी सी, पहले हम एयरवे ओपन किए, एयरवे ओपन करने के बाद ब्रीदिंग चेक किए, लुब्रिकेशन फील, उसके बाद सर्कुलेशन चेक किए, फिर जाके हम चेस्ट कंप्रेशन दिए। तो इसमें डिले हो जाता था। लेकिन सीएबी में क्या हुआ, हमने डायरेक्ट पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, डायरेक्ट सर्कुलेशन चेक किया, चेस्ट कंप्रेशन, तो जो रेसिडुअल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है ब्लड में वो हमारा मूव कर गया वाइटल ऑर्गन की तरफ, जिससे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने में, सिक्योर करने में, रिसक्सिटेट करने में हेल्प मिलती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए, अब आपने चेक कर, ये तो रिस्पॉन्सिव चेक कर लिया था। नेक्स्ट हम सर्कुलेशन चेक करते हैं। सर्कुलेशन कहाँ पे चेक करेंगे? सर्कुलेशन ये एडल्ट का पिक्चर में दिखाया गया है, आपको देख सकते हैं कि ये जो हमारा ट्रैकिया है, इसको जब देखेंगे तो ट्रैकिया है हमारा, और ट्रैकिया के बगल से स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का ये ट्रायंगल निकल रहा है। स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड का ये ट्रायंगल निकल रहा है, तो इसी ट्रायंगल पे डीप पाल्पेशन पे हमको मिलेगा पल्सेशन। इसी ट्रायंगल पे हमें डीप पाल्पेशन पे हमें कैरोटिड का पल्सेशन मिलेगा। तो अगर हमारा विक्टिम एडल्ट है तो हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। क्यों? इसके पीछे दो वजह है। सबसे पहला, ये सेंट्रल पल्स है। सेंट्रल पल्स एक दो और होता है, फिमरल भी होता है, ब्रैकियल भी होता है, लेकिन ये सबसे नियर बाय हार्ट पे है। ये सबसे नियर बाय हार्ट पे है, तो सर्कुलेशन जरा सा भी होगा और मरीज फेंट पड़ा हुआ है तो यहाँ पे तुरंत पहुंचेगा। तो इसलिए अगर इसको हम देखेंगे तो ये शायद 12 इंच या 14 इंच से भी ज्यादा नहीं होगा। वहीं ब्रैकियल में पहुंचने के लिए इस तरह से घूम के जाना पड़ता है, फिमरल में पहुंचने के लिए घूम के पूरा नीचे आना पड़ता है, तो ये लॉन्गर रूट हो जाता है, इसलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। दूसरी चीज, इस दोनों चीजें हमने बता दिया कि अब ये ध्यान रखना होता है कि ये तो हमने एडल्ट का चेक किया, इसकी जगह अगर बच्चा है, इसकी जगह अगर बच्चा है 1 से 12 साल तक का बच्चा है, तब क्या चेक करेंगे? तो कोशिश करेंगे कि अगर लॉन्ग नेक पर्सन है, तो लॉन्ग नेक बच्चा है, तो वैसी सूरत में तो कैरोटिड चेक कर लेंगे 1 से 12 साल तक के बीच में। स्पेशली 5 से 12 साल में अमूमन कैरोटिड ही चेक करते हैं। लेकिन अगर 1 साल से 5 साल के बीच में है, तो वैसी सूरत में हम फिमरल चेक करते हैं। स्पेशली 5 साल से 1 साल के बीच में हम, यानी 1 से 5 साल के बीच में हम फिमरल चेक करते हैं, क्योंकि नेक छोटा होता है, आप कैरोटिड पल्पेट नहीं कर पाइएगा। इस एज में हेड जो है हमारा प्रोपोर्शनल टू नेक बड़ा होता है, इसलिए आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है तो नेक होल्डिंग कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, हेड होल्डिंग कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। आप उसको अगर ऐसे बैठाए बिना सपोर्ट के तो हेड गिरने लगता है, हेड होल्डिंग कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। तो इसलिए चूंकि प्रोपोर्शनली हेड जो है ज्यादा बड़ा होता है हमारे नेक के और टंग के, इसलिए हम बच्चों में कैरोटिड 1 साल से नीचे है, 0 डेज से लेके 1 साल तक में, तब तो हमें कैरोटिड में चेक ही नहीं करना है। तब कहाँ करेंगे? यहाँ जो हमारा इनर सरफेस ऑफ आर्म्स है, इनर सरफेस ऑफ आर्म्स है, जहां ट्राइसेप्स मसल्स है, ट्राइसेप्स मसल्स जहां पे हमारा ह्यूमरस का जो अगर देखें तो लैटरल पार्ट है, ह्यूमरस का लैटरल पार्ट है, वहां पे हमारा ये आ रहा है, आर्टरी आ रहा है, और उस आर्टरी को
को हम पल्पेट कर सकते हैं। चूंकि ये पार्ट थोड़ा लंबा होता है तो यहाँ पे बच्चों में पल्पेट आसानी से हो जाता है, यहाँ पे बच्चों में पल्पेट आसानी से हो जाता है। इसके बाद हम कितने देर तक चेक करेंगे, चूंकि हर जगह आपने देखा कि अर्ली जो है एसेस करना है, तो हमेशा ध्यान में रखिए इट शुड बी अप टू द 10 सेकंड, नॉट मोर देन 10 सेकंड। इट शुड नॉट बी द मोर देन 10 सेकंड। अमूमन क्या होता है कि पल्स चेक करने के लिए हम 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लेते हैं, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, या फिर वो कार्डियक अरेस्ट कर रही है, आप पेरिफेरल पल्स चेक करते हैं तो वैसी सूरत में 30 सेकंड से लेके 1 मिनट चेक करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ इमरजेंसी है, अर्ली एक्सेस करना है हमको, तो यहाँ पे इट शुड नॉट बी द मोर देन 10 सेकंड। ओके, और अगर ये एब्सेंट है तो हम सीधा सीधी चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। अब दो चीजें हैं, पहली चीज ये कि एक्सेस के दौरान मरीज का पोजीशन क्या होगा, विक्टिम का पोजीशन क्या होगा। जब हम एसेस करेंगे मरीज को तो उस दौरान मरीज का पोजीशन क्या होगा, और जब कभी भी हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे तो मरीज का पोजीशन क्या होगा। तो जब कभी भी असेसमेंट करेंगे, कैरोटिड असेसमेंट करेंगे, तो पूरी तौर पे मरीज हमारा सुपाइन पोजीशन में होना चाहिए, पूरी तौर पे मरीज हमारा सुपाइन पोजीशन में एकदम सीधा ऐसे लेटा हुआ होना चाहिए। समटाइम हम 30 डिग्री का या 15 से 30 डिग्री कुछ भी का हेड एलिवेशन दे सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए वो भी, चूंकि अगर सर्कुलेशन नहीं है आप एलिवेशन दीजिएगा तो रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा एंटी ग्रेविटी किसी भी चीज को जाने के लिए। तो इसलिए फ्लैट सरफेस पे रखिएगा तो वॉल्यूम आसानी से बहेगा। तो इसलिए अमूमन फ्लैट सरफेस पे सीधा रखते हैं, सुपाइन पोजीशन में रखते हैं, किसी तरह का हेड नेक को टर्न नहीं करते। वहीं जब कभी भी हम चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं तो मरीज के हेड को मूव कर देते हैं, रखते हैं सुपाइन पोजीशन में ही, लेकिन मूव कर देते हैं। मूव किस लिए करते हैं, जब कभी अभी हमने चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट किया, जब चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि हमारा जीआई प्रेशर भी बढ़ा। जीआई प्रेशर बढ़ने की वजह से जो भी मरीज खाया पिया हुआ है वो वोमिट करने के चांसेस है, और अगर वोमिट करने के चांसेस हैं तो वो वोमिट अगर सीधा रहेगा तो एयरवे में चला जाएगा, सीधा रहेगा तो सांस की नली में चला जाएगा, और सांस की नली में जाने से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगा और फर्दर वो लीड करेगा डेथ को। वहीं अगर आप इस तरह से ये कर देंगे, उसको कर्वट कर देंगे, लैटरल सुपाइन पोजीशन में उसके हेड को डाल देंगे, तो जो वोमिटिंग करेगा वो लैटरली करेगा, एयरवे में जाने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, और फिर आप उसको चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सीपीआर स्टैंडर्ड सीपीआर कैसे करेंगे। स्टैंडर्ड सीपीआर करते हैं सुपाइन पोजीशन में, जैसा कि मैंने बताया। सुपाइन पोजीशन में जो है प्रोन सीपीआर अगर हम करेंगे, प्रोन पोजीशन में सीपीआर करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसलिए मरीज को लाइंग ऑन द देयर चेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि पीठ के बल लेटाते हैं, पीठ के बल सीधा लेटा देते हैं और उसके हेड को साइड वाइज मूव कर देते हैं, ताकि जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आएगा वो बाहर निकले, न के एस्पिरेट होकर निमोनिया काउज करे और फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन काउज करे और वो लीड करे डेथ को या कार्डियक अरेस्ट को। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने करंट गाइडलाइन जो जारी किया है उसमें सुपाइन पोजीशन को ही ये किया है, लिमिट कर दिया प्रोन पोजीशन में सीपीआर को,
और वो कभी भी जो है टर्न नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अगर मरीज हमारा प्रेग्नेंट है या सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है, भी आपने चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करना था, लेकिन आपने साथ में क्या देख लिया कि मरीज हमारी प्रेग्नेंट है या फिर हमारा सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइज नहीं है, सर्वाइकल इंजरी है, तो वैसी सूरत में हम मरीज को पीठ के बल लिटाते हैं जैसे उसमें करते थे, और पीठ के बल लिटा करके इंफीरियर वेना कावा और वेनस रिटर्न को ये कहते हैं स्टिमुलेट करते हैं, ताकि यूट्रस ज्यादा पुश ना हो और वोमैन को, लेडीज को लेफ्ट साइड में ये कर देते हैं। इसके बाद हम मरीज को 30 डिग्री प्रोन पोजीशन पे ले लेते हैं। 30 डिग्री प्रोन पोजीशन पे लेके, चूंकि अगर स्ट्रेट पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में रखेंगे तो एब्डोमेन का जो ये है वो ऊपर आने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए हम 30 डिग्री सेल्सियस पे उसको प्रोन कर देते हैं और फिर हम रिसक्सिटेटिव हिस्टेक्टोमी इमरजेंसी में करना पड़ता है पहले, लेकिन उसको हम ये कहते हैं बचाते हैं उसकी जान। और फिर उसके बाद रात में देखा गया 3 बजे के आसपास अगर ये होता तो भी इमरजेंसी में हम हिस्टेक्टोमी कर देते हैं, यानी उसको पूरा बच्चेदानी को निकाल देते हैं, ताकि चूंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ LSCSB कर देंगे तो बेबी निकल जाने से भी यूट्रस का साइज तुरंत में कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो पूरा हिस्टेक्टोमी इमरजेंसी में कर देते हैं। ओके, वहीं अगर किसी का स्पाइनल इंजरी का काउज है, तो स्पाइनल इंजरी है तो सर्वाइकल कॉलर का यूज करेंगे, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से नेक के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और सरफेस यानी कि पूरे स्पाइन का एक स्पाइनल बोर्ड आता है, स्ट्रेचर के जितना लंबा होता है, जिस तरह से हमारा स्ट्रेचर होता है उतना लंबा होता है, स्ट्रेचर के जितना वो स्पाइन बोर्ड कहलाता है या बैक बोर्ड कहलाता है। आप उस पे मरीज को फिक्स करते हैं, उसके बेल्ट उस पे लेटाते हैं मरीज को, और उसके बाद उस पे बेल्ट के जरिए पूरा क्लोज कर देते हैं, तब जाकर के उसको हम ये कहते हैं, ताकि उसका स्पाइनल इंजरी ना हो सके और फर्दर पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया से बचाया जा सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब रेस्क्यूअर का पोजीशन क्या रहेगा? रेस्क्यूअर का पोजीशन क्या रहेगा, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि एक तो मरीज हमारा सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, उसका चेस्ट वाल ओपन है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो मरीज जो है हमारा हार्ड सरफेस पे लेटा हुआ है, कभी भी सॉफ्ट सरफेस पे नहीं देना है चेस्ट कंप्रेशन, क्योंकि सॉफ्ट सरफेस पे सपोज कीजिए 8 इंच 10 इंच और 12 इंच के गद्दे पे अगर आप लेटा के मरीज को देते हैं, तो वैसी सूरत में जैसे आप चेस्ट कंप्रेशन देंगे तो आपका वो गद्दा भी धसेगा, इसलिए चेस्ट हार्ट पे प्रेशर कम पड़ेगा और हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन पैदा नहीं होगा, इसलिए हार्ड सरफेस पे। दूसरी चीज, मरीज हमेशा रेस्क्यूअर जो है हमेशा मरीज के राइट साइड में होगा, रेस्क्यूअर जो है हमेशा मरीज के राइट साइड में होगा। तीसरी चीज, मरीज के बगल में घुटने के बल बैठ जाएगा, मरीज के बगल में घुटने के बल बैठ जाएगा। और चौथी चीज, जब घुटने के बल बैठेगा तो अपने आप को कमर से कंधे को इस तरह से बेंड करेगा मरीज की तरफ। कमर से कंधे को आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे, कमर से कंधे को इस तरह से बेंड करेगा। ये हमारा कमर है, तो ये पैर जो हमारा है, ये जो हमारा घुटना से पैर है, यहाँ पैर हमारा पीछे चला गया, ये घुटना से यहाँ आ गया, ये कमर हिप आ गया। हिप से आप मरीज हमारा इस तरह से रेस्क्यूअर जो है हमारा इस तरह से होगा,
और ये हमारा बैक पोर्शन जो है वो सीधा होना चाहिए, ना कि ऐसे कुबर निकला हुआ होना चाहिए, नहीं ऐसे बिल्कुल पीछे पूरा तना हुआ होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए अपने चारों फिंगर को इस तरह से देखेंगे, तो ये चारों फिंगर को इस तरह से लॉक करेंगे। ये हमने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद हम अपने पाम के हील को, एक पाम के निचले पाम के हील को, चाहे आप लेफ्ट हैंडर है लेफ्ट पाम का हील लीजिए, राइट हैंडर है राइट पाम का हील लीजिए, अपने पाम के हील को स्टर्नम पे निप्पल लाइन पे रखते हैं। स्टर्नम पे यानी सेंटर ऑफ द चेस्ट में निप्पल लाइन पे रखते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमेशा अगर आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे भी कुछ, चाहे हार्ट अटैक का सीन या कोई बोला होगा आपको हार्ट अटैक के बारे में, तो आपने देखा होगा कि लोग बाएं तरफ की बात करते हैं हमेशा, कि हार्ट तो हमारा बाएं तरफ होता है। नो, ये सेंटर में होता है, डेविएटेड होता है लेफ्ट की तरफ, इसलिए हम सेंटर में कंप्रेशन देते हैं। ये सेंटर में होता है, जो कि इसका लेफ्ट वेंट्रिकल डेविएटेड होता है लेफ्ट की तरफ, इसलिए हम सेंटर में स्टर्नम पे जो है अपने हील को, पाम के हील को स्टर्नम पे रखते हैं। दूसरी चीज के ये जो हमारा निप्पल लाइन है, निप्पल लाइन के में रखेंगे, निप्पल से ऊपर नहीं करेंगे। ये हील को हम निप्पल से ऊपर नहीं करेंगे, निप्पल लाइन से लेके जीफी स्टर्नम तक के एरिया को हम कवर करेंगे, आपका जितना भी हाथ की चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन निप्पल लाइन से नीचे की तरफ रखेंगे। तीसरी चीज जो हमारा हैंड होगा, ये लॉक जो हैंड है ये पूरी तौर पे स्ट्रेट रहेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये हमारा एल्बो से मुड़ा हुआ हो। आप इसमें भी देखेंगे इस पिक्चर में, तो पूरी तौर पे हैंड सीधा है, पूरा हाथ जो है हमारा सीधा है, ना कि ये एल्बो से मुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखना है, एल्बो को सीधा करके लॉक रखना है, एल्बो को सीधा करके लॉक रखना है, ओवरलैप नहीं होने देना है, एल्बो को इस तरह से ओवरलैप नहीं होने देना है, या इस तरह से बेंड नहीं करना है, पूरा सीधा रखना है। ओके, तो ये हमारा पोजीशन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमें प्रेशर लगाना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है, यानी प्रेशर लगाना है। प्रेशर लगाना है तो वो प्रेशर कितना होना चाहिए, किस स्पीड में होना चाहिए, कितने देर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कैरोटिड सर्कुलेशन हमने चेक किया, कैरोटिड पल्स चेक किया सिर्फ 10 सेकंड में। दूसरा, ये जो हमारा है चेस्ट कंप्रेशन, ये 15 से 20 सेकंड में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15 से 20 सेकंड में मैक्सिमम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसलिए। और ये हमारा रिदमेटिक होना चाहिए, ये नहीं है कि 5 बार आधा 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 दे दिए। अभी मैंने गलती दिखाया है आप लोग को, उसको मैं बाद में सुधार करूंगा। वापिस से गलती दिखा रहा हूं, ये नहीं कि आधा 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 दे दिया 5 बार और 1 सेकंड रेस्ट ले लिया, 2 सेकंड रेस्ट ले लिया, उसके बाद वापिस से दिया, नहीं। ये एक रिदमिसिटी में होनी चाहिए, हर एक का इंटरवल इक्वल होना चाहिए, और ये हमारा डायरेक्ट प्रेशर होना चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट प्रेशर होना चाहिए। डायरेक्ट प्रेशर कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि 5 से एडल्ट में 5 से 6 सेंटीमीटर या 2 से 2.5 इंच हम कंप्रेस कर सकें। इतना होना चाहिए कि एडल्ट में 5 से 6 सेंटीमीटर या 2 से 2.5 इंच कंप्रेस होना चाहिए। साथ ही रिक्वायलिंग का भी टाइम देना चाहिए, रिक्वायलिंग का भी टाइम देना चाहिए। जैसे एक बार हमने दबाया तो वो वापस रिक्वायल होगा, तभी तो हमारा हार्ट फील होगा। अगर वो रिक्वायल नहीं हुआ तो हमारा हार्ट कैसे फील होगा, फील होगा।
भरेगा उसमें ऐसे खून, और जब खून भरेगा नहीं तो फिर आप लाख धा 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 देते चले जाइए, क्या आप सर्कुलेशन ब्रेन तक पहुंचा पाएगा, किडनी तक पहुंचा पाएगा, हार्ट को खुद को पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा। तो रिक्वायर भी हार्ट का होना चाहिए, सिस्टोल से डायस्टोल भी होना चाहिए, इसलिए रिदमिसिटी जरूरी है। तीसरी चीज, स्पीड कितनी होनी चाहिए? स्पीड आपका 100 से 120 पर मिनट होनी चाहिए, 100 से 120 पर मिनट होना चाहिए। और चौथी चीज, किस तरह से अंजाम देना है, तो अब उसको दिखाने के लिए, चूंकि मैं गलती क्या किया था, आपने देखा होगा मैं इस तरह से दिया है, मैंने क्या किया था, इस तरह से बताया था। इसमें क्या होगा, मेरा एल्बो मुड़ रहा है, नहीं, हमें पूरा का पूरा ताकत हमें शोल्डर से अप्लाई करना है, पूरा का पूरा ताकत कहां से अप्लाई करना है? शोल्डर से। सो जब हम ऐसे झुके हुए हैं, इस तरह से पूरा का पूरा ताकत हमें शोल्डर से, इवन ये ध्यान रखना है कि शोल्डर हमारा बैंड नहीं हो, सॉरी बैक जो है हमारा बेंट नहीं हो, बल्कि जब अभी आपने मुझे देखा तो मेरा बैक बेंट नहीं था, ये एक डेविएशन था लेकिन बेंट नहीं था, इस तरह से ऊपर नहीं निकला हुआ था, ये स्ट्रेट था। उसके बाद लेकिन यहाँ पे मैंने एक और क्लू छोड़ा है, एक और कमी छोड़ा है। वो क्या कमी छोड़ा है? जब भी हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे, ऑलवेज काउंट विथ लाउड वॉइस, ऑलवेज काउंट विथ लाउड वॉइस। ऐसा नहीं कि अपने मन में काउंट करना। इसके पीछे दो वजह है। पहली वजह क्या है कि अगर आप टू रेस्क्यूअर है, अगर आप टू रेस्क्यूअर है तो जैसे ही 20 पे आप पहुंचेंगे, सेकंड रेस्क्यूअर आपका जो एयरवे मेंटेन कर रहा है वो एक्टिवेट हो जाएगा कि अब मुझे ब्रीथ देने का टाइम आ रहा है, अब मुझे सांस देने की टाइम आ रही है, इसलिए मैं पोजीशन वगैरह लेके रेडी हो जाता हूं। दूसरी चीज कि जब लाउडली आप ये करेंगे तो आप काउंट को मन में, कभी कभी क्या होता है जब मन में कोई चीज पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन के चांसेस क्रिएट होते रहते हैं। वहीं आप जब लाउडली पढ़ते हैं, लाउडली काउंट कीजिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए जब कभी भी हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे। ओके, स्पीड हमारा कितना हो गया? 100 से 120 पर मिनट। दूसरी चीज, कितना डेप्थ देना है या कितना पावर लगाना है? एडल्ट में 2 से 2.5 इंच या 5 to 6 सेंटीमीटर, चाइल्ड में 3 to 4 सेंटीमीटर या फिर 1.5 इंच, 3 to 4 सेंटीमीटर या फिर 1.5 इंच। वही इन्फेंट है तो देना प्रेशर इतना ही है, लेकिन उसके लिए अलग तरीके हैं, ये चीज ध्यान में रखना है। आप कितनी बार देना है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहां आप देख सकते हैं कि 100 से 120 हार्ड पुश करना है, फास्ट पुश करना है, क्योंकि 120 के स्पीड को मैच करने के लिए प्रति सेकंड 2 बार चाहिए, प्रति सेकंड पर सेकंड 2 बार चाहिए। तो पुश हार्ड पुश फास्ट एट द रेट ऑफ 100 to 120 पर मिनट। कंप्रेशन का डेप्थ कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन 2.5 इंच यानी 6 सेंटीमीटर, लगभग 6-6.25 सेंटीमीटर। रिलीज कंप्लीटली ताकि फुल्ली रिक्वायर्ड हो सके। इसी में जब आप कंप्रेशन देखिए, आधे सेकंड में आपको क्या करना है? कंप्रेशन भी करना है और रिक्वायरिंग भी होने देना है। तो रिलीज कंप्लीटली जब जैसा कि आपने देखा कि मैं पूरा अंदर जा रहा था,
अब पूरा बाहर आ रहा था। तो जब रिलीज करेंगे तो रिक्वाइल होगा हमारा लंग्स एंड हार्ट, और जिसमें हार्ट फिल होगा। उसके बाद इसका जो कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो है वो कितना होगा, 30:2। तो अगर आप डबल रेस्क्यूअर है तो वैसी सूरत में आपको काउंट करते रहना है। जैसे ही 30 पे आएगा नेक्स्ट पर्सन आपका 2 बार ब्रीथ देगा, 2 बार ब्रीथ देगा। और ब्रीथ के बारे में फिर हम आगे बात करेंगे कि कैसे ब्रीथ देना है, क्या करना है, वो सारी कुछ मैं आगे बात करूंगा। अब यहाँ पे डू नॉट बाउंस योर हैंड अप एंड डाउन ऑन द विक्टिम चेस्ट। जब आप विक्टिम के चेस्ट पे हाथ रख के चेस्ट कंप्रेस करते हैं तो आप रिक्वाइल अपनी बॉडी से करेंगे। आप अपनी बॉडी से रिक्वाइल कर रहे हैं, अपने शोल्डर से कर रहे हैं, अपने हाथ को विक्टिम के चेस्ट से नहीं हटाना है। प्रेशर आप कहां से अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने कंधे से कर रहे हैं, हाथ को नहीं हटाना है। दूसरा, हाथ का पूरा पाम यूज नहीं करना है, हील ऑफ योर पाम यूज करना है, हील ऑफ योर पाम यूज करना है। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, चेस्ट कंप्रेशन चेस्ट कंप्रेशन में अब यहाँ पे जो है हमको क्या करना है, अभी एक बार में एक इसमें कितना दे रहे हैं हम, एक सेटिंग में 30 ये दे रहे हैं। इस तरह से जब 5 साइकिल आप करेंगे, जब 5 साइकिल करेंगे तो कोई भी पर्सन हो, कितना भी अच्छा खासा हट्टा कट्टा पर्सन हो, तो चेस्ट कंप्रेशन देने वाला पर्सन थोड़ा ना थोड़ा थकावट फील करेगा ही, है ना। तो इसलिए 5 साइकिल के बाद आपके पास अगर 2 ये है रेस्क्यूअर है तो आप स्विच कर सकते हैं एक दूसरे को। आप चले जाइए, जो चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है वो चला जाएगा इस पे ब्रीदिंग पे, और जो ब्रीदिंग दे रहा था वो चला आएगा इस पे चेस्ट कंप्रेशन पे। इस तरह से जब आप 5-5 साइकिल पे चेंज करते रहेंगे तो थोड़ा थकान भी कम होगा और आप एक अच्छा सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं। इसलिए 5 से कम में तो नहीं करना है स्विच, 5 पे ही स्विच कीजिए, बेहतर है। चूंकि मिनिमम इंटरफेरेंस रखना है, मिनिमम इंटरफेरेंस रखने से आप हार्ट और ब्रेन को कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई कर पाएंगे, और कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई करने से इसके रिसक्सिटेट होने के, इसके एक्टिवेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल फेनोमेना हो गया। अगर एडवांस एयरवे टू है तो क्या कहते हैं कि जब तक मरीज हमारा चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं तो लगातार हम 100 से 120 पर मिनट के हिसाब से चेस्ट कंप्रेशन देते रहते हैं। सिर्फ रोकते तब है जब हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं पर मिनट 8 से 10 बार, पर मिनट 8 से 10 बार वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं, तब जाकर तभी जो है बीच में हम ये करते हैं। अब वो हम लगातार चेस्ट कंप्रेशन 100 से 120 में करते रहेंगे, बीच बीच में जो हमारा पर्सन 2 है, जो हमारा ये रेस्क्यूअर 2 है, वो बीच बीच में कैसे उसको पता चलेगा कि कब देना है। 8 से 10 बार पर मिनट हमें ब्रीथ देना है तो कैसे पता चलेगा। एक, जब आप काउंट कर रहे हैं तो आप सपोज कीजिए 120 पे आपको 10 ब्रीथ लेना है, तो हर 12 जैसे ही आप 10 पे पहुंचेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा, 10 से 12 के बीच में एक ब्रीथ दे देगा, तो 10 ब्रीथ पर मिनट उसका हो जाएगा। ओके, दूसरा तरीका यह है कि जब कभी भी आप ये कर रहे हैं, क्या नाम है, चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं लगातार और आप उसको काउंट भी कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो क्या करे, सामने वाला पर्सन भी काउंट करे। सामने वाला पर्सन क्या काउंट करेगा, 1001, 1002, 1003,
1004, 1005, 1006, यानी 1001 से 1006 पे जाके एक ब्रीथ दे देगा। जो सेकंड रेस्क्यूअर है वो 1006 पे जाके एक ब्रीथ दे देगा। अब कहिएगा ये नंबर कहाँ से ले आया आपने सर? तो ये नंबर इस तरह से लिया गया है कि 1001, 1002, 1003 से लेके 1006 तक बोलने में, यानी 1001 से 1006 तक बोलने में जो टाइम लगता है ये अबाउट 6 सेकंड का लगता है। चाहे आप कितना भी फास्ट बोले, चाहे आप कितना भी ये फास्ट बोले, लेकिन आपको 5 to 6 सेकंड लगता है। और जब 5 to 6 सेकंड लगता है तो एक ब्रीथ दीजिएगा, मतलब आप 8 से 10 मिनट पर ब्रीथ आप दे दीजिएगा। 8 से 10 ब्रीथ पर मिनट दे दीजिएगा। इसलिए बहुत सारे डेटाज को इकट्ठा करने के बाद, टाइमिंग को एक्यूमुलेट करने के बाद, डेटाज के जरिए तब जाके ये न्यूमेरिक डिजिट बनाया गया 1001 से 1006। क्योंकि अगर ऐसे चीज बोल दे 1 2 3 4 5 6 तो इसमें हम एक्चुअल नहीं निकाल पाएंगे कि कितना बार में हम 5 सेकंड या 6 सेकंड पे पहुंच सकते हैं। इसलिए 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, देन ब्रीथ, फिर 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, देन ब्रीथ। इस तरह से करेंगे तो पर मिनट 8 से 10 ब्रीथ दे देंगे आप। ओके, जब तक ये चीज आ नहीं जाता है आपका एईडी या डिफिब्रिलेटर, या तो तब तक कंटिन्यू रखना है, या फिर हर 100 से 120 यानी 5 साइकिल के बाद जो है आपको रीअसेसमेंट करना है कैरोटिड का। क्योंकि एक तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ है, ये तय है। क्योंकि रिस्पॉन्सिव जब अगर मरीज हो जाएगा तो आपको चेस्ट कंप्रेशन नहीं करने दें, क्योंकि ओवरऑल पेन तो होगा ना, इतना जो धसाएंगे पेन तो होगा। तो वैसी सूरत में अगर मरीज रिस्पॉन्सिव हो जाता है तो मतलब वो अब उसका रिगेन हो गया, ब्रेन एक्टिवेट हो गया, हार्ट एक्टिवेट हो गया, अब आपको चेस्ट कंप्रेशन की जरूरत नहीं है, हो गया। लेकिन अगर 5 साइकिल पूरा करने पे भी आपका मरीज कॉन्शियस नहीं हुआ, वो अनकॉन्शियस ही है, तो 5 साइकिल के बाद हम कैरोटिड पल्सेशन चेक करते हैं। ये टाइम लैप्स ना हो, इसके लिए क्या कहते हैं कि जितने देर में हम शिफ्ट करके ब्रीदिंग पे जाएंगे, दूसरा रेस्क्यूअर जो है हमारा शिफ्ट करके चेस्ट कंप्रेशन पे के लिए आएगा, उसी दौरान हम चेक कर लेंगे, उसी दौरान हम चेक कर लेंगे। ये पूरा 5 साइकिल हमारा 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। ये पूरा 5 साइकिल हमारा 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, यानी कि 10 सेकंड आपने ये किया, किसमें 10 सेकंड आपने लगाया इसमें क्या नाम है कैरोटिड पल्सेशन में, 20 सेकंड आपने लगाया चेस्ट कंप्रेशन में, और अगला 10 सेकंड के अंदर आपको ब्रीथिंग एसेस करके 2 ब्रीथ दे देना है। तो कुल मिला के 40 सेकंड में आप दे देंगे, तो 2 से 2.5 मिनट में आपका 5 साइकिल पूरा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से 2 से 5 मिनट में आपका 5 साइकिल हो जाएगा। फिर वापस से आप साइकिल को चेंज कीजिए, पर्सन चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप बात करते हैं एयरवे की। एयरवे को ओपन करने के लिए 3 तरीके हैं। एयरवे को ओपन करने के लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहला और इजी तरीका जो है वो उस दिन आपको डॉक्टर निजाम ने भी बताया होगा कि हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। क्या करना है, जो मरीज के सर पे ऐसे हाथ रख के पीछे की तरफ पुश करना है, हेड को टिल्ट कर देना है। दूसरा क्या करना है, अपने 2 या 3 फिंगर से इस तरह से चिन को पकड़ेंगे और लिफ्ट करेंगे। जब लिफ्ट करेंगे तो हमारा एयरवे ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पेशली बच्चों में और मस्थेनिया ग्रेविस क्राइसिस वाला पेशेंट हो
कोई ऐसा ओरल फेशियल पैरालिसिस का केस हो, वैसे केसेस में टंग फॉल काउज करता है मोस्ट ऑफ द टाइम एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का। सीधे टंग फॉल होके हमारे ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया पे बैठ जाता है और जिसकी वजह से पूरी तौर पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो जब हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करते हैं, और चिन लिफ्ट में ये ध्यान देना है कि जब अगर हम सिर्फ हमें एयरवे ओपन करने के दौरान, तो हम दोनों हाथ का यूज कर सकते हैं। एयरवे सिर्फ ओपन जब करना है तो दोनों हाथों का यूज कर सकते हैं। तो एक हाथ हम फोरहेड पे रखेंगे, हेड टिल्ट करेंगे, दूसरे हाथ से सेंटर में जो हमारा ये है, सेंटर में हम जॉ के सेंटर में से चिन को लिफ्ट करते हैं, तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करते हैं। लेकिन जब ब्रीदिंग देना होता है तो वहां पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो आपने हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके ये कर लिया। एक तो तरीका जो सबसे सिंपल है वो ये है। अब अगर किसी को सर्वाइकल इंजरी है, चांसेस ऑफ क्वाड्रिप्लेजिया बढ़ जाएंगे। अगर आप हेड टिल्ट करेंगे, चिन लिफ्ट करेंगे तो सर्वाइकल पे प्रेशर पड़ेगा और चांसेस ऑफ क्वाड्रिप्लेजिया बढ़ जाएंगे। तब क्या करें भाई? तब जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर करेंगे। तब जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर करेंगे। इसमें आप दो पिक्चर देख रहे होंगे, ए और बी पिक्चर। इस तरह से अपने जॉ को पकड़ के नीचे से 3 ये हमारा फिंगर रहेगा, ऊपर से हमारा थंब रहेगा, ऊपर से हमारा थंब रहेगा, और इस तरह से हम इसको ये करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमारा स्पाइन फिक्स रहेगा, सर्वाइकल स्पाइन फिक्स रहेगा और एयरवे ओपन हो जाएगा, क्योंकि हम जॉ को एक्सटेंशन दे रहे हैं। जब जॉ को एक्सटेंशन देंगे, इसको जब हम दबा के इसको इस तरह से एक्सटेंशन देंगे तो हमारा एयरवे ओपन हो जाएगा। एयरवे ओपन हो जाएगा और फिर मरीज को ब्रीथ करना आसान हो जाएगा। ओके। तीसरी चीज ध्यान देना है कि ब्लाइंड फिंगर स्वीप नहीं करना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम जबान डाल में मुंह में उंगली डाल के एयरवे को ओपन करने की कोशिश करें। नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम कंट्रा इंडिकेटेड है। सो डोंट डू दैट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक स्लाइड है जिसमें अगर आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ऑब्स्ट्रक्शन और मरीज आपका कॉन्शियस है। जैसे कुछ खा रहे हैं हम और अचानक से स्पीड में खाते रहते हैं, जिसकी वजह से अचानक से अटक जाता है गले में, कैसे पूरा एकदम परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए, या जैसे छोटे बच्चे हैं कुछ फॉरेन बॉडी फंसा लेते हैं, स्क्वाइन जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर गया, तो वैसी सूरत में हमें निकालने के लिए, मरीज अगर कॉन्शियस है तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हेलमिंच मैनुअल का इस्तेमाल करते हैं। हेलमिंच मैनुअल का इस्तेमाल करते हैं एयरवे ओपन करने के लिए या उस फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए। हेलमिंच मैनुअल का इस्तेमाल करते हैं। हेलमिंच मैनुअल क्या होता है? मरीज के पीछे हम खड़े हो जाते हैं, मरीज को आगे की तरफ झुका देते हैं, मरीज के पीछे खड़े हो जाते हैं। हम अपने हाथ को नीचे वाले हाथ के ऊपर इस तरह से बांध लेते हैं। हम अपने हाथ को नीचे वाले हाथ को पूरा मुट्ठी बांधते हैं। उसके बाद ऊपर से इस तरह से क्लोज कर लेते हैं। ऊपर से क्लोज करने के बाद हम अपने मरीज के इपीगैस्ट्रियम पे, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इपीगैस्ट्रियम और जीफी स्टर्नम से लेके इपीगैस्ट्रियम स्पेस पे रखते हैं। उसके बाद थक थक तो ऐसा इस तरह से, जैसे इसको रखे हम और इस तरह से प्रेशर क्रिएट करते हैं। अगर मरीज हमारा रिस्पॉन्सिव है, कॉन्शियसनेस है, तभी ये करते हैं। इसको हेलमिंच मैनुअल कहते हैं। तो अगर अपर एयरवे में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये निकल जाएगा। लोअर एयरवे में चला गया, स्पेशली ट्रैकिया के नीचे चला गया, तो शायद चांसेस कम है, लेकिन अगर अपर एयरवे में है तो 100% इससे निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वहीं अगर मरीज हमारा
अनकॉन्शियस है। अभी यही चीज मैं बात कर रहा था, कॉन्शियस है तो खड़े होके करेंगे। अगर मरीज हमारा अनकॉन्शियस है, विक्टिम जो है अनकॉन्शियस है, तो क्या करेंगे, जिस तरह से हम सीपीआर देते हैं ठीक वही पोजीशन बनाएंगे, मरीज को पूरा सुपाइन पोजीशन में सीधा लेटाएंगे और उसके थाई के पास हम दोनों इससे बीच से बैठ जाएंगे और उसके बाद जैसे जिस जगह पे जीफी स्टर्नम एरिया पे जैसे प्रेशर उसमें क्रिएट किए थे वैसे ही इसमें क्रिएट करेंगे। इससे हमारा जो अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीज हो जाएगा। ओके। थर्ड, अगर बच्चा है तो बच्चे को लगभग 120 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक उल्टा लेटा ये कहते हैं, जो कि हम उसके बैक को, स्पेशली इन्फेंट की बात कर रहा हूं मैं, लेस देन 1 ईयर का, तो उसके बैक को हम नेक से होल्ड किए जाते हैं एक हाथ से और उसके बाद उसको स्टर्नम एरिया पे 2 फिंगर से कंप्रेस करते हैं। स्टर्नम एरिया पे 2 फिंगर से कंप्रेस करते हैं, जिससे जो हमारा अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्लियर हो जाता है। ओके। ये तीनों मैनुअल जो है हमारा हेलमिंच मैनुअल कहलाता है। ये तीनों मैनुअल हमारा हेलमिंच मैनुअल कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर बच्चा वाला एक बार फिर से बोलेगा सर। हाँ सर बच्चा वाला एक बार फिर से बोलेगा। ओके। बच्चा वाला, बच्चे को 120 डिग्री से लेके 135 डिग्री तक डाउनवर्ड लटका लेते हैं, जिसमें एक हाथ पे इस तरह से उसके नेक से होल्ड किए जाते हैं, सर फ्री रहता है, नेक से होल्ड किए जाते हैं, और दूसरे हाथ से, यानी कि अगर मैं राइट हैंडर हूं तो लेफ्ट हैंड में बच्चे को होल्ड करूंगा और राइट हैंड से हम चेस्ट पे एक्सटर्नल एरिया पे 2 फिंगर्स कंप्रेशन देंगे। ओके। नेक्स्ट लाइन प्लीज। ये वही इन्फेंट के बारे में ही बता रहा था। अब आ गया कि हमने एयरवे ओपन कर लिया, तो ब्रीदिंग कैसे चेक करेंगे? तो ब्रीदिंग के चेक करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका यह है कि जब कभी भी हमने एयरवे ओपन कर लिया तो एयरवे ओपन करने के बाद जो नाक के एकदम जस्ट नियर अपने कान को रखेंगे, नाक के जस्ट नियर अपने कान को रखेंगे और मरीज के पैर की तरफ या सीने की तरफ देखेंगे, मरीज के सीने और पेट की तरफ देखेंगे, विक्टिम के सीने और पेट की तरफ देखेंगे। साथ ही जो हमारा चिक है, रेस्क्यूअर का चिक है, वो एयर फ्लो के डायरेक्शन में होगा, वो एयर फ्लो के डायरेक्शन में होगा। तो पहला लुक क्या हो गया कि हम चेस्ट और एब्डोमिनल मूवमेंट को, अगर उसका रिस्पायरेशन हो रहा है, मरीज ब्रीथ कर रहा है, तो चेस्ट और एब्डोमिन मूवमेंट होगा, उसको हम देखेंगे, लुक करेंगे। लिसन, कान से हम एयर गस की आवाज को सुन सकते हैं, जो हवा अंदर और बाहर निकल रही है, जा रही है अंदर, उसको हम सुन सकते हैं। तीसरा, जो हवा बाहर निकल रही है वो आपके गालों पे टच करती है, आपके चिक पे टच करती है, तो वो आपको फील होगी। इसे ही हम लुक लिसन फील कहते हैं, इसे ही हम लुक लिसन फील कहते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि मरीज ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर हम टू ब्रीथ देते हैं। वो ब्रीथ कैसे देते हैं वो अभी आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रेस्क्यू ब्रीथ। रेस्क्यू ब्रीथ देने के लिए जो हमारे पास सबसे अच्छा ये है वो क्या है? बैग मास्क। 2 तरह के होते हैं। एक तो आपको डॉक्टर निजाम ने पिछले लेक्चर में बताया था, दूसरा होता है जिसको हम डायरेक्टली माउथ से कनेक्ट, माउथ से ये करके दे सकते हैं। एक ये इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, एक इस तरह का होता है। ये ब्लैक और ग्रीन दोनों कलर में आता है। समटाइम ट्रांसपेरेंट फाइबर का होता है। इसमें इधर एक माउथ पीस लगा हुआ होता है, उस पे हम माउथ को
करके ब्लो करते हैं, लेकिन इसको लॉक करना जरूरी है। लॉक करने के लिए इस तरह से लॉक करते हैं। जब कभी भी हम लॉक करते हैं तो उसमें ईसी टेक्निक का यूज करते हैं। ईसी टेक्निक किसे कहेंगे? ईसी टेक्निक कहते हैं एक हाथ तो हमारा फोरहेड को टिल्ट करने में ताकि हमारा एयरवे ओपन रहे, दूसरे हाथ में हमारा ये देखिए, ये हमारा सी है, ये हमारा ई है, ये तीनों फिंगर हमारा, मैं दिख रहा हूं ना, ये तीनों फिंगर हमारा ई है और ये हमारा सी है। तो इस सी से मैं मास्क को पकड़ूंगा, इस सी से मैं मास्क को पकड़ूंगा और ऐसे होल्ड करूंगा इस सी से। चूंकि मैं सेल्फ हूं, अगर कोई रेस्क्यू ये होता तो मैं बताता। तो ये अपर साइड में, नोज की साइड में होगा, और ये हमारा, और ये जो तीनों हमारा फिंगर है, ये तीनों फिंगर हमारा ये जॉ पे जाएगा, ये लोअर मैंडिबल पे जाएगा, और इससे हम चिन को लिफ्ट कर लेंगे। हेड टिल्ट हम एक हाथ से किए हुए हैं, दूसरी हाथ से हम चिन को लिफ्ट कर लेंगे ईसी टेक्निक के जरिए। एक तरफ ई के जरिए हम, सी के जरिए हमने मास्क को फिक्स कर दिया, और ई के जरिए हमने चिन को लिफ्ट कर दिया, तब जाके हम एयर ब्लो करेंगे। एयर ब्लो करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला है अम्बू बैग ऑप्शन, दूसरा है बैग वाल्व ऑप्शन, और तीसरा है माउथ से। तो बैग वाल्व ऑप्शन जो उस दिन डॉक्टर निजाम ने दिखाया था आप लोगों को, इस तरह का वाल्व, बैग वाल्व होता है। इसमें ऑक्सीजन लाइन नीचे से जुड़ा हुआ होता है और ऊपर से मास्क जोड़ देते हैं, तो इसको हम देते हैं। दूसरा होता है अम्बू बैग, इसमें पीछे से एयरवे जुड़ा हुआ होता है, इसमें हम इसको इस तरह से फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद हम इस तरह से ब्रीथ कराते हैं पूरा। ये बच्चों के लिए है, एडल्ट का इससे बड़ा साइज आता है। एडल्ट का 1.7 लीटर में आता है, बच्चों का तो ये 500 ml और 300 ml में आता है। ठीक है, एडल्ट का 1.7 लीटर में आता है। तो इस तरह से हम ईसी टेक्निक के जरिए ब्रीथ कराते हैं, और वो 8 से, अगर रैपिड में दे रहे हैं तो 8 से 10 ब्रीथ पर मिनट देंगे, नहीं तो हर 30 सेकंड पे, और कम से कम 500 से 600 ml देना ही देना। 500 से 600 ml क्यों फिक्स किया गया है? चूंकि अगर आप लोग चूंकि नीट से आए हैं तो आप लोग को पता है टाइडल वॉल्यूम होता है कोई चीज। टाइडल वॉल्यूम अगर वो चीज है जिसमें हम एक सांस में या एक इंस्पायरेशन में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना इनहेल करते हैं, उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो जब हम ब्रीथ दे रहे हैं तो टाइडल वॉल्यूम से थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ वो चलेगा, बहुत ज्यादा होगा वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली 500 ml होता है एडल्ट में, लेकिन ये बॉडी वेट और हाइट पे भी डिपेंडेंट है, इसलिए 6 to 8 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट में आपको चाहिए तो 6 to 8 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, उतना टाइडल वॉल्यूम होगा। चूंकि जब कभी वेंटिलेटर पे लेते हैं, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में आते हैं, वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है, तो वहां पे हमें टाइडल वॉल्यूम एग्जैक्टली सेट करना पड़ता है। 320 ml, 350 ml, 380 ml, 400 ml, 420 ml, 450 ml, 500 ml, तो वहां पे हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ता है कि 6 to 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से। ओके, तो ये इसी टेक्निक के जरिए हम 3 टेक्निक से, लेकिन जो आज का माहौल है उसमें हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं देंगे। पहले एक और चलन में था कि कोई चीज नहीं है आपके पास तो आप मुंह पे एक गॉज पीस रख लीजिए, अपने भी और मरीज के भी, विक्टिम के भी और रेस्क्यूअर भी, उसके बाद डायरेक्ट माउथ टू माउथ आप ब्रीथ दे सकते थे। लेकिन इन द टुडेज एरा, स्पेशली द सीन ऑफ COVID-19, it should be contraindicated to not give mouth to mouth breathing. दूसरी चीज, अगर आप माउथ टू मास्क ब्रीदिंग दे रहे हैं उसमें भी ये इंश्योर कीजिए कि 1 वे वाल्व विथ फिल्टर लगा हुआ हो। 1 वे वाल्व विथ फिल्टर लगा हुआ हो, इसमें आपको दिखेगा
वन वे वाल्व है। इसमें आपको दिखेगा वन वे वाल्व है, ये देखिए वन वे वाल्व है। तो जब कभी भी एयर इधर से तो जा सकता है, जब हम इसको रखते हैं तो इधर से एयर तो जा सकता है, लेकिन जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये एयर इधर नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं वन वे वाल्व, इसको कहते हैं वन वे वाल्व विथ ये लगा हुआ हो। तो वैसे से हम माउथ टू मास्क ब्रीथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए ये इधर से वापस रिटर्न नहीं होगा, हम मास्क को इधर से ही लगाएंगे और इधर से हम ऑक्सीजन जब जाएगा तो ये इधर से निकल जाएगा, ठीक है। तो बैरियर तो इस तरह से 3 तरह से हम दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीदिंग जो पहले चलता था, माउथ टू बैरियर डिवाइस जो अभी बताया मैंने, माउथ टू नोज ये एकदम आउट ऑफ प्रैक्टिस है। वेंटिलेशन विद बैग मास्क जो अभी बताया, वेंटिलेशन विद एडवांस एयरवे, इसमें जब आपके पास ACLS का सारा कुछ आ जाएगा, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट आ जाएगा, तब जाकर के। आप अभी उस काबिल नहीं है कि आप BLS पर्सन वो नहीं है, के पास वो सारी चीजें नहीं होती है, जैसे कि लैरिंजियोस्कोप, ET ट्यूब। अब लैरिंजियोस्कोप तो आपने देखा, लैरिंजियोस्कोप की एक बहुत बेसिक चीज मैं बताना चाहूंगा। इस दिन आपने देख लिया था कि इसको निकालना और लगाना बहुत आसान और बहुत टफ है। इसको निकालने लगाने के लिए सिर्फ थंब का यूज कर सकते हैं, और नहीं तो पूरा ताकत लगा दीजिएगा तो भी नहीं होगा। थंब से हम क्या करते हैं, पहले इसको हम स्ट्रेंथ को तोड़ देते हैं, उसके बाद देखिए निकल गया थंब से। वहीं अगर हम इसको पूरा इस तरह से खड़े कर देंगे और ये, तो हम इसके जरिए इसको पुट कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक थंब के जरिए हम इसको निकाल और लगा सकते हैं। डिफरेंट साइज में ब्लेड आता है, डिफरेंट शेप में आता है, कर्व ब्लेड आता है, स्ट्रेट ब्लेड आता है, अलग अलग साइज में आता है, बच्चों के लिए अलग आता है, एडल्ट के लिए अलग आता है। वो सब आप आगे जब एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट पढ़ेंगे, शायद अगर आपको होगा सिलेबस में, तो अगर चाहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ये वो जो अभी मास्क दिखाया था, अभी ये ट्रांसपेरेंट वाला देख रहे हैं आप, जिसमें हम मास्क टू मास्क देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वही मास्क टू माउथ देने वाला। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे इसने जो ये टेक्निक यूज किया है, दोनों हाथों से ऐसे करके, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाएगा कि ये इसका सर्वाइकल इंजरी है, इसलिए। वहीं नहीं तो एक हाथ हमारा फोरहेड पे रहेगा, दूसरे हाथ पे ईसी टेक्निक रहेगा, दूसरे हाथ से हमारा ईसी टेक्निक रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आते हैं डिफिब्रिलेशन पे। तो अब इसमें एक चीज सिर्फ और बताना है, वो ब्रीदिंग में, कि जब कभी भी आप सांस देते हैं, ब्रीदिंग कराते हैं, तो ये चेस्ट पे आपका नजर होना चाहिए। जैसे कि आप ब्रीदिंग को एसेस करने के लिए चेस्ट पे आप चेस्ट एंड एब्डोमिनल वाल्व को देख रहे थे, वैसे ही आपका ब्रीदिंग कराते दौरान चेस्ट पे होना चाहिए कि चेस्ट और एब्डोमिनल वाल्व हमारा बल्ज कर रहा है कि नहीं, फूल रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं फूल रहा है, मतलब आप प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग नहीं करा रहे हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डिफिब्रिलेशन पे। क्या टाइम है, मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ डॉक्टर तनवीर? नहीं, नेक्स्ट में कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगा वो लगभग जुड़ने वाले ही है, तो थोड़ा सा आपको भी सांस मिल जाएगी और इंशाल्लाह मौका है आगे। बहुत नाइस प्रेजेंटेशन, और 2 घंटे से लगातार आप बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है। के लिए कुछ क्वेश्चंस आप तब तक आप क्वेश्चंस ले लें जब तक हमारे नए प्रेजेंटर जुड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स अभी आपके सामने आएंगे। डॉक्टर वसीमुर रहमान जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है हैदराबाद में,
फिलहाल तब तक आप डॉक्टर रजी से आप सवाल पूछ सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को डॉक्टर रजी फिर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, ये बात अधूरी नहीं रहेगी, वो पूरा करेंगे। ओके, अभी तो सवालों का सिलसिला यहीं रोकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किसी का कोई आवाज क्वेश्चन आ है? रही है आपको?